बेवकूफों, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो सलाह था। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। इसे वापस इसके वतन भेज दे। तेरी जैसा चल पत्ते बांट। नमस्कार, फिल्मेनिया का ये अनूठा सेगमेंट है और अपने तरीके का ये पहला ही वीडियो इंटरव्यू होने वाला है जिसमें कोई पिछला ग्रामर हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। और आज जिस अजीम शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं, उनका नाम उनके अपने नाम से पहले क्रूर सिंह के नाम से जाना जाता है। उसके पहले डीएसपी भूरेलाल, मिर्ची सेठ, लगान के उस लोहार के किरदार के मार्फत जाना जाता है। ऐसे अखिलेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं और इस इंटरव्यू में हम किसी भी तरीके से कोई भी यथास्थितिवादी इंटरव्यू की तरह नहीं चलने वाले हैं। आप आर्मी बैकग्राउंड में जन्मे, वैसे ही फैमिली में रहने वाले, जहां एक अफसरशाही वाला माहौल था और बिल्कुल 3 जिलों का दावा जिस अकेले कलाकार पे है भोजपुर इलाके के, वैसा मुझे लगता है कि अपने किस्म के पहले अभिनेता हैं जिन पे भोजपुरी का नौरतन जिला सारण और उसके तीनों अलग बने हुए जिले गोपालगंज, छपरा और सिवान, वो तीनों ही समान रूप से दावा करते हैं कि अखिलेंद्र मिश्र हमारे हैं। वैसे अखिलेंद्र मिश्र हमारे साथ हैं और आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। और जैसा मैं कह रहा हूं, ये एक विलंबित किस्म का इंटरव्यू है और इसमें आपको इंटरव्यू की वो बोझिलता और वो बोरियत नहीं होगी, इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। अखिलेंद्र सर नमस्कार। प्रणाम। अब हम लोग के लिए, मैं चूंकि नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं आपको देख के, और मैं बार बार नॉस्टैल्जिक इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था गोपालगंज के डीएवी में, वहां के आप एलुमनी रहे और एक प्रिंसिपल हुआ करते थे वीरेंद्र श्रीवास्तव सर, और बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। वो एक दिन हमारी 8वीं क्लास में एक अंतर्देशीय पत्र, अब तो आपकी जनरेशन पता नहीं व्हाट्सएप से आगे देखती है कि नहीं, लेकिन एक अंतर्देशीय इनलैंड लेटर हुआ करता था डाकघर से। उस पे एक शख्स ने बड़े प्यार से चिट्ठी लिखी थी अपने स्कूल के लिए और लिखा था कि आपके आशीर्वाद से मैंने क्रूर सिंह का किरदार निभाया है, आप देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। वो एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी को स्कूल के हर क्लास में सुनाया जाता है और एकाएक गोपालगंज के उस स्कूल डीएवी उच्च विद्यालय को, यह हर बच्चे को एक घमंड पैदा हो जाता है कि ये जो क्रूर सिंह है हमारा है। और उस क्रूर सिंह की उस चिट्ठी ने क्या किया कि उसने सबसे पहले तब की चंद्रकांता उनको साइड कर दिया, शाहबाज खान को साइड कर दिया और क्रूर सिंह सबके प्रिय हो गए। तो ऐसा खलनायक जिससे सारे त्रस्त थे सीरियल में, वो एकाएक सबका प्रिय हो गया। ये उस चिट्ठी की कथा कैसे आपको ध्यान में कि मुझे स्कूल को बताना चाहिए? क्योंकि मेरा पहला काम था और एज एन एक्टर, और एक जो जमाना था 80 के दशक का, उस समय सिनेमा तो छोड़िए, नाटक करना भी बड़ा ही गुनाह समझा जाता था। जितने संभ्रांत परिवार थे उसमें ज्यादा कर, और लड़कियां तो छोड़िए, लड़के भी अलाउ नहीं किए जाते थे कि तुम जाके नाटक करो। तो जब मैं इस तरफ आया नाटक में, और क्या करते हो, ये नाटक करता हूँ, क्या नाटक, थिएटर करता हूँ, थिएटर क्या? तो मैं जब भी जाता था बिहार, छपरा जाता था, तो क्या कर रहे हो? नाटक कर रहा हूँ। थिएटर, थिएटर क्या होता है? तो इस तरह के सवाल होते थे। जो रिश्तेदार आते थे वो भी घर पे आए, कहते थे इतना पढ़ लिख के लड़का बर्बाद हो गया, क्या सिनेमा में चला गया, नाटक में चला गया, नौटंकी करेगा। खास तौर पे आपके पिताजी एक अधिकारी थे और इस वजह से, और हमारे पिताजी कस्टम सेंट्रल एक्साइज में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे। बाबा ने भेजा था उनको कि मेरा बेटा आर्मी में ही जाएगा, और वार खत्म होने के बाद इन लोगों का बटालियन डिसॉल्व कर दिया गया। और फिर बाद में इन लोगों को ऐसा कहा गया कि अगर आप चाहे तो आर्मी फिर से ज्वाइन करिए या सिविल सर्विस में जाइए। तो दोबारा बाबा ने
अलाउ नहीं किया कि तुम आर्मी में जाओ, क्योंकि घर की औरतें रोती थी कि न लड़ाई चल रहा है, बाबू का क्या हो जाए, ये बाप ये वो काहे भेजनी। हाँ तो बाबा ने कहा कि ठीक है इस बार तुम नहीं जाओगे, अच्छा हुआ आ गए, तुम सिविल सर्विसेज में जाओ। तो उसके बाद वो कस्टम सेंटर एक्साइज ज्वाइन किया बाबूजी ने। तो वो एक चक्कर था। सारे रिश्तेदार आके यही कहते थे, शिकायत करते थे, स्कूल के भी कॉलेज के भी जो दोस्त मिलते थे कहते थे क्या कर क्या रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सब पीओ बन गए थे, कोई आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, कोई बैंक में नौकरी कर ली, कुछ ना कोई इंजीनियर बन गए, ये सब चलता रहा और मैं कुछ नहीं। तो लगता था दोस्तों को भी कि यार क्या कर रहा है, सचमुच पगला गया है क्या। तो मुझे ये बताना बड़ा आवश्यक था कि मेरा एक काम आ रहा है और मेरा बहुत मेजर काम है। हिंदी का पहला नॉवेल है चंद्रकांता, और जिसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी है, जिसके लिए हिंदी सीखी लोगों ने पढ़ने के लिए 1888 में बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखी और मैं उसका हिस्सा हूँ। तो ये बड़ा एक गर्व की बात थी, प्लस मेरा इतना मेजर रोल है। कर्फ्यू लग जाता था सड़कों पर जब आता था। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने सबसे पहले वैष्णो माता को चिट्ठी लिखी कि ये आ रहा है, मुंबा देवी को लिखी मुंबई शहर में, फिर मैंने थावे मैया को लिखी, उसके बाद मैं मेहदार भोले बाबा को लिखी, धर्मनाथ जी को लिखी छपरा में, कोट की देवी को लिखी, अंबिका माता को लिखी, पटना के पटन देवी को लिखी। तो जहां जहां से मेरा संबंध था, जाना आना था बचपन से, वहां मैंने चिट्ठियां लिखी कि मेरा कुछ आ रहा है। तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में हमने अपने स्कूलों में भी चिट्ठी लिखी। डीएवी मिडिल स्कूल गोपालगंज, डीएवी हाई स्कूल गोपालगंज, जिला स्कूल छपरा, राजेंद्र कॉलेज छपरा। तो जहां जहां से मैं था, जहां जहां पढ़ाई हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, ट्रांसफर होता रहता था 4 साल 5 साल पे, तो मैंने कहा कि नहीं, चिट्ठी मैं लिख देता हूँ और सबको बताता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, देखिए अगर मौका मिले तो। तो ये सिलसिला हुआ था, तो चिट्ठी लिखी थी। ये देखिए इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जितने भी स्थानों के नाम बताए इन्होंने, जिनको चिट्ठियां लिखी गई, एक जो वो अब तक के व्याख्यानों में भी और जीवन शैली में भी वो स्पिरिचुअलिटी दिखती है सर के। और मैं ये बताऊं आपको कि जो सबसे जानने वाली बात है कि जिन जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां कहीं भी प्रॉपर एक ठीक से कोई नाटक का दल नहीं है, कोई नाट्य मंडली नहीं है। बावजूद इसके एक आर्मी बैकग्राउंड का व्यक्ति, एक अफसरशाही वाली फैमिली का लड़का, डॉक्टर इंजीनियर, जो प्रायोरिटी पे उस इलाके में होती है कि ये लड़का वही बने पढ़ के, वहां ये खुराफात कैसे जागी कि मुझे थिएटर की तरफ जाना है? आखिर वो क्या वो टाइम था और क्या एकाएक वो इनलाइटमेंट आपका हुआ कि मुझे थिएटर में जाना है? नहीं, मैं जब 8वीं क्लास में था और हमारे गांव में हम लोग जाते थे छुट्टियों में, दशहरा में, तो दुर्गा पूजा में, और हमारे गांव में जो सिवान जिला में है, दुरौंदा थाना, कोल्हुआ में 2 नाटक ये जरूर होता था दुर्गा पूजा में, एक भोजपुरी और एक हिंदी। अच्छा, आपने भोजपुरी नाटक किए हैं? तो मेरे जीवन का पहला नाटक भोजपुरी नाटक ही है, गौना की रात। तो वो नाटक हो रहा था और बाल विवाह पे था, उनको एक बच्चा चाहिए था जो कि हीरो है। फिर मध्यांतर के बाद हीरो बड़ा हो जाता है, जो मेरे बड़े भाई ने रोल किया था। तो डायरेक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने मेरे भाइयों से कहा, सब चचेरे भाई थे, मेरे भाई थे सब, हम भी लालटेन लेके, लालटेन में रिहर्सल होता था स्कूल में, हम भी गए थे साथ साथ, क्योंकि गांव पहुंचे थे छुट्टियों में। तो पता चला कि डायरेक्टर साहब ने पूछा कि भाई ठाकुर राम हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, तो अब तो नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि ये करिए का नाटक। तो भैया लोगों ने कहा कि रहुए पूछ ली। पूछा तो हम तो मुस्कुरा रहे थे, मेरे मन में लड्डू छूट रहा था कि ऐसा नाटक करूंगा, मैं नाटक करूंगा। तो उसमें वो रोल मिल गया और हमने किया और बड़ा आनंद आया। और उसमें भी मेरे डायलॉग सब हिट हो गए, क्योंकि जब धान की बोवनी करती थी मेरे खेतों में जो महिलाएं होती थी मजदूर, तो वो मेरा नाटक देखी हुई थी, तो मुझे वो चिढ़ाती थी डायलॉग बोल के। मैं बांध में बैठा रहता था और उधर वो कानों में वो धान बो रही है, गाना गा रही है, और मुझे देख के वो डायलॉग भी बोलती थी, मुझे चिढ़ाती थी कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। तो बड़ा अद्भुत लगता था। और फिर मेरा एक सिलसिला बन गया कि मैं हर साल दुर्गा पूजा में जाऊंगा और मैं वो 2 नाटक करूंगा।
फिर मैं हिंदी नाटक में भी आ गया और वो नाटक करने लगा मैं। और जैसे मैं अपने खेतों को देखता था, खेती के समय कभी कभी मेरी ड्यूटी लगती थी, तुम जाओ खेत देखो। चूंकि इनफैक्ट मेरी पृष्ठभूमि किसानों की पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी सिर्फ बाहर निकले अफसर बने, लेकिन बाकी जो मेरे काका, मेरे बड़े बाबूजी टीचर थे, ये सब कुछ खेती करता था, मेरे बाबा दादा। तो खेती का एक बहुत ये था। तो छुट्टियों में जब हम लोग बड़े हो गए तो जाते थे कि तुम इस बार जाके जरा खेती देख के आओ, तुम इस बार जाके देख के आओ। तो मैं धान या गेहूं का बधार देखता था, बांधों में चल रहा था, गमछा ऐसे बांध लेता था और अपने आप को मनोज कुमार समझता था, मेरे देश की धरती, और लगता था क्या मतलब मैं चल रहा हूँ और मेरी शूटिंग हो रही है, मैं अपने खेतों में ऐसा देख रहा हूँ। कल्पनाशीलता, एक कल्पना, हाँ, मतलब एक था कि मैं किसान होते हुए अगर खेती कर रहा हूँ तब भी मैं ऐसा जीवन जी सकता हूँ, ऐसा। और ऐसा मनोज कुमार ने किया है उपकार फिल्म में। और उपकार फिल्म हमने देखी थी, स्कूल की तरफ से दिखाया गया था, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। सिनेमा बहुत सशक्त माध्यम है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसका अनुभव मैंने किया था उस वक्त, और उसी का जो अनुभव था, उसी का जो असर था, प्रभाव था, वो मेरे ऊपर था। तो बड़ा आनंद आता था वो। तो उसके बाद नाटक का चस्का जब लग गया तो छपरा में उस वक्त हम रह रहे थे, और छपरा में एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र बाबू ने स्थापित किया था, एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो अभी भी कार्यरत है। और उसमें शहर के सब बड़े बड़े प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, संगीतज्ञ, ये सब उसमें थे। तो नाटक हो रहा था, एक था गधा और फलादात खान, शरद जोशी का। तो मैं भी गया वहां। तो मेरे भैया से किसी ने कहा कि नाटक वाटक करवा का, भैया ने कहा कि हम तो ना कर लिए, छोटका भैया करेला, तो अब भेजो कास्टिंग हो रहा बा, नाटक होने वाला बा। तो गए नहीं सन, चित्रगुप्त पूजा में वो नाटक होने वाला था। तो वो महेंद्र मंदिर है वहां पे, जो ज्योति सिनेमा के नाम से चलता है पूरे साल, और महेंद्र बाबू के नाम पे महेंद्र मंदिर है थिएटर, उसमें हम लोग नाटक करते थे। और वो हमने चिंतक 3 करोड़ कर्मी के नाम पे वो बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र बाबू के महेंद्र मंदिर। और छपरा में थोड़ा बहुत वो कल्चर था और है अभी तो। छपरा वो जगह है जहां से भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र जैसे लोग निकले विभूतियां, और जो भोजपुरी के शेक्सपियर और भोजपुरी की जातीय संस्कृति के सबसे बड़े नायक पैदा हुए वहां से, उस जगह की बात हो रही है दरअसल। बिल्कुल, मैं जब पता चला कि हमारे घर के पास ही काशी बाजार है जहाँ महेंद्र बाबू आके रहते थे, किसी न किसी वेश्या के पास, और गाना गाते थे और बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते थे, क्योंकि वो खुद गीतकार थे, संगीतज्ञ थे, गायक थे। उनका बहुत ही मूर्धन्य व्यक्तित्व था, और वो बहुत उनको प्यार करती थी, जितनी वैश्यालय में जितनी औरतें थी, और वहां रहते थे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि अरे घर के पास ही है। तो मैं कई बार उस मोहल्ले का चक्कर लगाता था कि यार महेंद्र मिश्र इधर तो नहीं रहते थे, किधर रहते थे। कोई किसी से पूछता भी था कि महेंद्र बाबू याद है किधर, कुछ पता चला, कुछ दादा वादा बताते हैं आपके? तो पता नहीं, इधर ही सब तो वही मोहल्ला है। तो हम उधर से गुजरते थे और हम कोशिश करते थे कि थोड़ा सा कुछ भी असर आ जाए महेंद्र बाबू का, कुछ हमारे भीतर भी कुछ पनप जाए, मैं भी कुछ इस तरह का कलाकार बनूं। और फिर पता चला कि भिखारी ठाकुर हमारे यहाँ के इतने बड़े नाटककार हुए, जो यात्रा भी करते थे, जो भक्ति रस में भी थे, जो श्रृंगार रस में थे, जो लोक कथाओं में थे, और नाच को इतना बढ़िया स्टेज लोक नृत्य को, और उन्होंने जो लौंडा नाच का जो विस्तार दिया वो अद्भुत। तो ये सब जब पता चलने लगा तो हमने कहा ये तो बड़ा कमाल हो रहा है। तो मुझे भी नाटक में अब बड़ा बढ़िया लगने लगा। फिर यूथ फेस्टिवल हुआ बिहार में पहली बार 1980 में, बिहार सरकार की तरफ से। कृष्ण मेमोरियल हॉल नया बना था पटना में, वहां पूरे बिहार के युवा आए थे अपने अपने नाटक लेके, अपने अपने शहर से। और हम भी एक नाटक लेके गए थे, एक ही रास्ता, जो एडल्ट एजुकेशन पे था, वैश्य शिक्षा पे। मोहम्मद जकारिया साहब उसके लेखक और निर्देशक थे, वो एजुकेशन ऑफिसर खुद थे। और वो एक अलग अनुभव था। फिर पता चला कि इतने लोग नाटक में आ रहे हैं, इतने लोग। तो फिर एक नशा छाने लगा, पता चला तालियां बज रही हैं।
तो वो तालियों की गड़गड़ाहट, वो तो कुछ अजीब सा अनुभूति होने लगा। और मैं अभी इंटरमीडिएट क्रॉस कर गया और मैं अब मतलब मेरी बारी थी कि मैं इंजीनियर बनूं और कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि बिहार में एक परंपरा है और बहुत सालों से रहा है कि हमारा बेटा या तो कलेक्टर बने या तो एसपी बनो या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। वो बेशक खेत गिरवी रख के बच्चे को तैयारी करवाएंगे यूपीएससी का, लेकिन वो बेटा बनना चाहिए मेरा। वो जो मूंछों में जो ताव देते हैं, तो मूंछों का ताव ऐसे नहीं देते, हमारे यहाँ सरसों का तेल लगा के तो ये मूंछों का ताव दिया जाता है। तो उस लेवल पे एक अलग थॉट है। तो मेरी बारी थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मैंने कोचिंग भी की पटना में रह के, प्रीमियम इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे नाम याद है। और तब मेरे फादर पोस्टेड थे पटना में, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में, वहां पोस्टेड थे मेरे फादर। और मैंने आईआईटी दिया, मैंने बीआईटी दिया, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में हुआ नहीं। मैं 2-3 बार अटेम्प्ट किया और उस चक्कर में मैं फिजिक्स ऑनर्स कर गया, मतलब हो गया अनमना ढंग से, क्योंकि तैयारी में इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन चूंकि एडमिशन ले लिया था ग्रेजुएशन में। कौन से कॉलेज में आपने लिया? राजेंद्र कॉलेज छपरा। और ऐतिहासिक कॉलेज है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जैसे लोग वहां रहे, बड़े बड़े विभूति वहां से निकले हैं और वहां पढ़ाए हैं। और मतलब लगता था कि हम कहाँ रहूं उस जमाने में। आज मैं जब दिल्ली आता हूँ, जब दिल्ली के कॉलेज देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा राजेंद्र कॉलेज कोई कम नहीं है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कम नहीं था। बड़ा ग्राउंड और बड़े गुंबद, और इस पर वो अंग्रेजों के जमाने की घड़ी लगी हुई है, और अद्भुत। और लगता था कि हाँ किसी कॉलेज में है। तो वहां मैं ऑनर्स कर गया मैं। और मेरे साथ एक घटना घटती थी कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं घर में सबसे छोटा था, मैं अपने माता पिता का 10वां संतान हूँ, 4 बहन और 6 भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, 10वां। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां उतनी कुछ नहीं थी। प्यार और पैम्पर्ड दोनों, हाँ भरपूर प्यार था, नहीं पैम्पर्ड तो नहीं था, थप्पड़ था। थप्पड़ बहुत ज्यादा था। सिनेमा देखने के लिए भी पिटाई होती थी, अच्छा, नाटक करने के लिए भी पिटाई हो जाती थी, लेकिन नाटक हमने छोड़ा नहीं। हम अकेले भी गांव बाद में जाने लगे, घर के कोई जाए ना जाए, गांव में अकेले भी जाता था नाटक करने के लिए। दुर्गा पूजा के 2 नाटक मुझे मेरे बहुत प्रिय थे, कि मैंने एक हिंदी एक अंग्रेजी। मतलब एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि दुर्गा पूजा में नाटक चल रहा था और किसी बच्चे ने, जो नए बच्चे हमारे साथ के जो बड़े हुए थे, उन्होंने हमारे ठाकुर राम जो हमेशा डायरेक्ट करते थे, उनको कुछ बोल दिया उसने, उनको बुरा लग गया। तो वो गुस्से में चले गए अपने स्क्रिप्ट लेके और आए नहीं। और नाटक की तारीख हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि पन्ना। और हमारे गांव का नाटक ऐसा होता था कि 4-6 गांव के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आते थे देखने के लिए कि कुलवा का नाटक देखना है। तो भी बहुत ही मतलब एक प्रतिष्ठा वाली बात हो गई। हमने कहा कि है नाटक तो होगा। अब सब हम यंग जनरेशन, तुम बड़े हो गए थे, अब छोटे से, तो कैसे किया जाए। सबने मुझे कहा कि तू है करवा, कुछ करो। तो सिवान भेजा गया, सिवान से नाटक मंगाया गया। तो ये पात्र महिला पात्र, तो महिला पात्र रहा ही नहीं अपने पास। कोई लड़का ही, हमारे लड़के ही बनते थे महिला पात्र। और वो एक अलग अनुभव है कि लड़के बनते थे। तो हमने कहा कि महिला पात्र के बगैर कुछ। तो मैंने एक नाटक लिखा उस वक्त। और मेरे ख्याल किसी भी फॉर्म की आपकी क्रिएटिव राइटिंग पहली होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, मेरी पहली राइटिंग थी वो नाटक। और मैंने चूंकि उसके 1 साल पहले हल्दी घाटी का शेरा महाराणा प्रताप पे नाटक हुआ था, तो मैंने कहा कि मेरे जहन में कहीं न कहीं उस नाटक का प्रभाव था। तो मैंने कहा इस बार हम लोग कुछ कॉमर्शियल करेंगे, काली घाटी का शेरा, और एक डकैत की कहानी बनाते हैं, और कैसे डकैत का पिता जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और उसको मार देते हैं, और कैसे वो जज होता है और कैसे कैसे बदला लेता है, सब होता है वो। तो उस तरह एक नाटक हमने लिखा। मनमोहन देसाई मार्का कुछ आपने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मनमोहन देसाई की फिल्में देख के बड़े हो रहे थे और प्रकाश में। तो
तो हमने एक उस तरह का ताना बाना बनाया जितने की हमारे पास सुविधा थी कि इस तरह का मंच होगा, ये सेट होंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और मैं कहता था कि मेरा नाटक अगर हो रहा है तो कुछ टेक्निकलिटी होनी चाहिए। तो हमने कहा कि मेरे नाटक में कास्टिंग दिखाया जाएगा टाइटल पर्दे पे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा कोई फिल्म देखने में मुझे जो प्रभावित करता था वो टाइटल स्टारिंग अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, तो लगता था राजेश खन्ना, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, ओह एंड प्राण। तो लगता था कि यार टाइटल होना चाहिए, कुछ टाइटल ऐसा होना चाहिए। तो कैसे टाइटल कैसे करें, गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम लोग पेट्रोमैक्स जला के नाटक करते थे, 4-6 पेट्रोमैक्स, उसका भी पैसा बहुत मुश्किल से जमा करते थे और उतनी सुविधा भी नहीं थी। तो हमने एक धोती, ब्रेसलेट धोती जो होता है हमारे यहाँ, उस धोती को हमने ताना और हमने सबके नाम कार्डबोर्ड पे काटा, कार्डबोर्ड पे सबके नाम, और कार्डबोर्ड पे काट के हमने उसको बनाया कि पेट्रोमैक्स पीछे एक डब्बे में पेट्रोमैक्स रखेंगे, उसका फोकस जाएगा, कार्डबोर्ड सामने लाएंगे, धोती पे वो नाम आएगा। तो पहले हमने प्रयोग कर लिया कि ऐसा हो सकता है, उसको सब तैयार किया और हमने पहली बार अपने गांव में कास्टिंग दिखाया, टाइटल दिखाया कि मतलब कैसे हो रहा था। और उसका हम बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमने, एक लड़का माइक लेके तैयार है और मैं कर रहा हूं घोड़े की आवाज, तो नारियल का एक डाल रहा हूं कि मतलब ये जैसे डकैत आया, तो वो सब हम लोग क्रिएट करते थे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर वगैरह कुछ था नहीं। तो कैसे करें ये सब पूरा प्रयोग। तो लोगों को बहुत पसंद आया कि यार टाइटल दिखाया फिल्म की तरह, ये तो लगा कि फिल्मी है, और म्यूजिक ऐसा कि डकैत आ रहा है तो ऐसा और वो आ रहा है तो ऐसा, गोली चली तो वैसे, तो मतलब वो सब आवाज से, हाँ खाली बंदूक है, बंदूक ऐसे करेगा, आवाज आगे ढिक्यो और वो गिर गया। तो बड़ा अच्छा एक तारतम्य था, एक सिंक्रोनाइजेशन जो था वो हुआ। तो वो नाटक हमने किया, तो वहां से चस्का लगने लगा। और उसमें टाइटल में जो था लास्ट में कि लेखक, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सप्पू मिश्र, मेरे घर का नाम सप्पू है, तो सप्पू मिश्र, अब गांव के लोग सप्पू ही जाते थे, तो सप्पू 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 मिश्र, तो सप्पू मिश्र ऐसा। अब मैं अपने आप को विजुलाइज करता था कि मनोज कुमार टाइप में मेरा नाम आया है दोस्त। ये किसी भी नाटक के फॉर्म में, खासतौर पर एमेचर नाटक के और ग्रामीण नाटकों में जो एक ट्रेडिशन है, लेकिन ये पहले तरीके का मैं प्रयोग देख रहा हूँ। मेरे भी गांव में नाटक होता है, चंपारण में एक गांव पजियरवा जाता हूँ मैं, वहां भी मैं नाटक की ये परंपरा देखता हूँ, लेकिन कहीं भी इस तरीके की कास्टिंग वाला सिस्टम मैं पहली बार सुन रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपकी उस दौर के जो साथी अभिनेता और आपकी हीरोइन जी, उसकी जो लड़की मिल नहीं रही थी, तो लड़के ही, चूंकि लड़कियां बनते हैं उस इलाके में हम लोगों के, तो वो उनसे परिचय अभी वो हैं कुछ लोग? हाँ वो कुछ लोग हैं, लेकिन जब मैं गांव जाता हूँ तो इत्तेफाक से शायद वो लोग कलकत्ता में होते हैं, सिलीगुड़ी में होते हैं, तो सब अलग अलग अपना बिजनेस शुरू कर दिए हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन में चला गया है, किसी के पास 4 ट्रकें हैं, किसी के पास 10 ट्रकें हैं, किसी के पास मॉल में शोरूम है। मैंने इस तरह से लड़के अपना अपना, कोई खेती भी कर रहा है, लेकिन इत्तेफाक से मैं जब गाँव गया तो कहीं रिश्तेदारी में गया है, कहीं शादी में, तो वो मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन मैं जब अब पिछली बार गांव गया था तो मेरे गांव में मेरे जो चचेरा भाई गौरी भैया हैं, गौरी भैया ने कहा कि चलो 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 चाचा जो लगोले बारे, चाचा मतलब मेरे पिताजी जो आम लगोले बारे, चलो बगीचा देख लो। हम गए, मैं गया तो मेरे पिताजी जैसे थे, 6 फीट 3 इंच, एकदम मतलब पर्सनालिटी उनकी वैसी थी। वो आम के पेड़ भी वैसे ही, मैं आम को पेड़ को देख रहा हूँ, हर पेड़ को मैं अपने पिताजी की तरह देख रहा हूँ। मैं एकदम दिल भर आया और मैं एकदम भी हो गया, मैं पूरे पेड़ को करने लगा। अद्भुत अद्भुत क्या अनुभूति थी। फिर मैं वहां से निकला तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, दूसरे बागीचे में क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट मतलब सब बच्चे आ गए, तो पता चला क्रिकेट टीम है, जबकि हमारे जनरेशन में बहुत कम 8-10 ही थे, अभी तो कुछ 25-30 बच्चे। अब पता चला जो नाटक हम लोग जो करते थे, जो परंपरा चल रही थी, वो नाटक आज भी होता है हमारे यहाँ, वो बच्चे करते हैं। और उन सब बच्चों से मिला, सबसे फोटो वोटो खिंचवाया, ये किए वो किए।
लेकिन जब मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गया था, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं घर जब जाऊंगा अभी अब की बार, तो सबको बुला के एक मास्टर क्लास जैसा थिएटर का लूंगा, एक सबको मतलब, और जीवन का जो भी संघर्ष है या सफलता की कुंजी है जो मैं समझता हूँ वो मैं देने की कोशिश करूंगा। जो पूरा सबके साथ बैठ के एक दिन सतुआ सनाए, टिकोड़ा की चटनी बने और चूरा खाया जाए, सबके साथ और मास्टर क्लास हो। मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब आप देखेंगे कि वो अखिलेंद्र मिश्र जिनके पर्दे पे आते ही टेरर का माहौल पैदा हो जाए, जब पिता बने तो पापड़ बेलने पड़ जाए दामाद को, इस तरीके के प्यार के पापड़ इनका अभी सीरियल चल रहा है काफी बेहतर। और जब हम लोग ये बात पीछे लौटना चाह रहे हैं तो उस पर्दे के पीछे की हम जीवन को देखने की कोशिश करेंगे। पर्दे के पीछे जो अखिलेंद्र मिश्र हैं, अभी आपने देखा कि कहते कहते तो भावुक हो गया, ये दरअसल सब उखड़े हुए लोग हैं और कहीं बो दिए गए। और जब ये पेड़ अपनी जमीन की तरफ लौटता है तो फिर यही होता है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। मैं थोड़ा सा मेन स्ट्रीम पे आते हैं, मैं इस पे बात करता हूं कि ये जो क्रूर सिंह के साथ जुड़ गया यक्कू, अरे वो सांभा जैसे जुड़ गया, ये सब तो लीजेंड हो गए, ये सब डायलॉग तो ऐसे हो गए कि यक्कू कोई कह ही नहीं सकता, दरअसल वो क्रूर सिंह का ही है। तो जब आप कहते तो अपने आप वो खड़े बालों वाला और बड़ी बड़ी भौहों वाला क्रूर सिंह आ जाता है यक्कू। यक्कू बनने की कहानी कैसे, ये कहानी क्या है, दरअसल हम लोग ये जानना चाहते हैं यक्कू आया कैसे, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से यक तो है, कहते यक किसी घृणास्पद चीज के लिए, लेकिन यक्कू बना कैसे, ये दरअसल जाने हम लोग तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्रिएट कैसे किया वो जादू। यक्कू कहेगा वो आदमी। निर्जा गुलेरी जी दिल्ली से बॉम्बे आई थी, दिल्ली में रहती थी, और अब का मुंबई तब का बॉम्बे, और ये 1990 की बात बता रहा हूँ मैं। उनको कास्टिंग करनी थी, पता चला कि कोई लेडी आई हुई है कास्टिंग करनी है, सब एक्टर जा रहे थे। तो मेरा शो चल रहा था पृथ्वी थिएटर में, एक नाटक चल रहा था मोटे राम का सत्याग्रह। तो सुदेश बेरी आया और उसने कहा अखिल तू स्टार हो गया यार, तू स्टार हो गया। पागल हो गया कि तेरी शूटिंग चली, तेरे को फिल्म में ब्रेक मिला है वंश में, और तुम मुझे बोल रहे स्टार हो गया। कहा देख लोग जब ढूंढने लगे ना, पूछने लगे, समझ ले स्टार बन गया। मैंने कौन ढूंढ रहा है मुझे, कौन पूछ रहा है बताओ। कहा कि दीदी आई है निर्जा गुलेरी दिल्ली से बॉम्बे कास्टिंग करने के लिए, वो कह रही है मुझे अखिलेंद्र मिश्रा चाहिए, आप भेजिए उनको, तो ये नंबर है, कल फोन करना। तब मोबाइल भी नहीं होते थे। नहीं, तो मैंने कहा अच्छा। तो दूसरे दिन मैं एक और नाटक कर रहा था राजा बुंदेला के साथ, सुस्मिता मुखर्जी के साथ, अतुल तिवारी उसका डायरेक्टर, चीना के हसीना, उसका ग्रैंड रिहर्सल था अंधेरी में। तो मैंने कहा मैं अभी, और संडे का दिन था, सुबह मुझे फोन करना है, तो मैं कैसे करूं, पीसीओ भी अपने टाइम से ही खुलता है। तो मैं वहां रिहर्सल प्लेस पे चला गया, मैं वहां से जाके फोन किया, और पहले कोई फोन उठाया नहीं, फिर दोबारा मैं रिहर्सल से मतलब निकल के तैयारी चल रही थी, मैं गया, फोन किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं आऊंगा, मेरा ग्रैंड रिहर्सल है, मुझे अगर तुरंत मिलवा के छोड़ दीजिएगा तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन नहीं तो नहीं आ सकता। तो कहा कि देखिए कास्टिंग वास्टिंग तो सब हो गई है, सो लेकिन मिलना चाहता तो आइए मैं मिलवा दूंगा। मैं कहा नहीं मुझे ऐसे ऐसे मैसेज मिला है कि मुझे ढूंढा जा रहा है, तो आप आ जाइए। तो कोई आदमी था लड़का है, तो मैं गया। हम पहले तो बस का इंतजार किया, पसीने से चूर, फिर बस जहां तक का 40 पैसे का टिकट होता था, टिकट कटा के जहां तक गया, उसके बाद पैदल चल रहे गर्मी में, धूप में, जून का महीना, पूरा पसीने से लथपथ हो चुके। मुंबई की उमस, पूरी उमस, मुंबई की चिपचिपाहट, क्योंकि वहां नमी बहुत ज्यादा है समुद्र के कारण। तो वो जब हम वहां गए तो वहां तो लाइन लगी हुई है एक्टरों की, और सीनियर एक्टर से लेकर मतलब पूरा। मैंने जाके पूछा भाई तुम कौन है, आया, तो मैंने कहा कि भाई मैं अखिलेंद्र मिश्रा, यहाँ बैठ जाइए। तो और भी एक्टर थे, मैंने कहा निर्जा, कहा कि वो तो बैठी हुई है, वही है। तो एक बड़ा टेबल था, उसमें बैठी थी, सामने चेयर्स लगे हुए थे, और बड़ा हॉल था, और इधर सोफा लगा हुआ था, उसमें हम लोग बैठे थे। तो
मुझे 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, मैंने उसको फिर पकड़ा कि भाई बोलो मुझे रिहर्सल है, मैं चला जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चाहता तो मुझे भगा भी देता कि ठीक है जाइए, लेकिन कुदरत तो कुदरत है, नियति ने कुछ और तय कर रखा था। तो कहा कि मैं बोलता हूँ, मैंने कहा एक बार खाली बोली, अगर वो ना कह देंगे मैं चला जाऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि वो गया और इस तरह से आके कहा, कुछ कहा उसने कि मैं उसका लिप सिंक देख रहा था, कुछ कहा उसने अखिलेंद्र, और मैं देख रहा हूँ कि नीरजा जी का चेहरा घूमा इस तरफ और बोली अखिलेंद्र इधर आइए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई अपना किसी जन्म का रिश्ता हो, इतने अधिकार से, इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से। तो मैं उठा, मैं तो मतलब आह्लादित हो गया। मैंने कहा ओह, कुछ अलग अनुभूति हुई। मैं गया, उनके सामने बैठा, हंसने लगे, देख के मुझे हंस रही है। क्या कर रहे हैं? मैं मेरा नाटक है, ग्रैंड रिहर्सल है, मैं छोड़ के आया हूँ। छोटा सा रोल है, कीजिएगा? मैंने कहा छोटा रोल है, छोटा ही क्यों कीजिएगा, बड़ा क्यों नहीं? बड़ा मिल जाएगा तो बड़ा कर दूंगा। विलेन का रोल है, लेकिन मैं करूंगा। विलेन का क्यों, हीरो का क्यों नहीं? वो मुझे तौल रही थी, तो मैंने कहा हीरो का कर दूंगा। तो हंसने लगे। मैंने कहा कि 10-12 एपिसोड का एक रोल है, क्रूर सिंह। चंद्रकांता पढ़ा आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, और मेरे पिताजी से सुना है मैंने चंद्रकांता के बारे में, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो बहुत खुश हुई कि मतलब यू आर द फर्स्ट एक्टर, मतलब वो कमिट कर रहा है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। बाकी सब एक्टर कह रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि चंद्रकांता पढ़ा हूँ और ये। तो कहा उसने एक क्रूर सिंह है, ऐसे ऐसे सेनापति का बेटा है, और चंद्रकांता को चाहता है। तो एक 8-10 एपिसोड का, 12 एपिसोड का रोल है। ठीक है, ठीक है। तो कहा इनका ड्रेस मेजरमेंट ले लीजिए, पैसे से बात कर लीजिए, अपने आदमी को बोल। अब ये रोल जब फाइनल हो गया तो शूटिंग शुरू हुई। तो मैं क्रूर सिंह मेरा नाम है, और मैं बहुत सुंदर विग लगाए हुए, हल्की मूछ, अच्छी चमकीले ड्रेस, कॉस्ट्यूम सब पहने हुए, और मैं राजकुमार लग रहा हूँ। इस तरह का कुछ गेटअप दिया उन्होंने, और मैं कर रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे सेट पे। वो बहुत कम बात करती थी, सबसे बात नहीं करती थी। हम सेट पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि मेरा नाम क्रूर सिंह है, और मैं क्रूर दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बड़ा सुंदर सा राजकुमार दिख रहा हूँ। तो वैसे देखी, उनको झटका लगता था। अच्छा, ऐसे हो गई, एकदम सीरियस हो गई, फिर मुस्कुराने लगी। मुझे एक एक एक्सप्रेशन याद है। ये सब घटनाएं बहुत सारी चीजें बदल दी। उसके बाद वो कुछ जो जितना पोर्शन था शूट करके चली गई, दिल्ली चली गई। इन 90 की बात बता रहा हूँ। इन घटनाओं ने टेलीविजन के सीरियल के तरीके को बदल दिया। मतलब मैं बताऊं, सिर्फ आप ही को नहीं बदला, सीरियल बनाने के तरीके को बदल दिया चंद्रकांता ने। और ये 90 की बात बताऊं। उसके बाद वो लोग 91 में लौट के आए, पूरा 1 साल ऑलमोस्ट गायब थे। अब हमें लगा कि एक काम मिला था अच्छा खासा, वो भी चला गया। उस बीच में धारावी फिल्म मिल गई सुधीर मिश्रा की, तो वो फिल्म हमने कंप्लीट कर ली। भाई ये चलो, एक कुछ तो काम मिला। बाकी नाटक चल रहा था डे नाइट, एकजुट इनके साथ, राजा बंदीलाल ग्रुप के साथ। मतलब नाटक, जहां नाटक करो, लर्न करो, तैयार हुआ एज एन एक्टर। क्योंकि एक संकल्प था मेरा कि मैं जब बच्चन साहब के सामने भी खड़ा हूं तो आंखों में आंखें डाल के मैं बोलूं डायलॉग, और वो सोचे कि कहां से आया एक्टर। इस लेवल की एक तैयारी मेरी, क्योंकि मेरा कुछ वैसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था किसी स्कूल में जाके। और मुझे अब लगता है कि अगर फॉर्मल ट्रेनिंग ना हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, पिछले वर्ष ये जब बात हो रही है, हम उस बात पे भी वापस आएंगे जो 1 साल बाद लौटे आप तक, चंद्रकांता की टीम लौटी आप तक। क्योंकि थिएटर ओलंपिक में पिछले वर्ष जो हुआ था, उसमें आपने बैक स्टेज पे बहुत अद्भुत व्याख्यान किया था। तो आप कहते हैं कि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है,
और आप जब बोलने जाते हैं और बैक स्टेज पे बोलते हैं, बेसिकली बिल्कुल टेक्निकल काम पे बोल रहे हैं थिएटर के, और उस एस्पेक्ट में बोलते हैं। और मुझे याद है कि वो पूरा ऑडी जो है खड़ा होके अप्रेज करता है, एकदम तालियां बजाता है और कहता है कि क्या अद्भुत बोल रहे हो। और सारे बड़े दिग्गज बैठे हैं थिएटर के वहां, जिनके नाम दर्ज है थिएटर इतिहास में। हिंदी रंगमंच का इतिहास लिखा जाए तो जिन नामों को हम उम्मीद करते हैं कि इनका होना जरूरी है, वो सारे लोग बैठे हैं और वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं आप तक और कहते हैं कि अखिलेंद्र बहुत अच्छा बोले हो। तो ये आपको कैसे एक मतलब हम लोग को लग रहा है, मुझे जानकर झटका लगा कि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है और आपने बैक स्टेज पे बोल दिया, एक अभिनेता बोल रहा है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द सेंस कि किसी स्कूल में नहीं गया मैं पढ़ने जी, मैं A+B होल स्क्वायर पढ़ने नहीं गया। मैंने अद्धा पढ़ा, पौना पढ़ा, 1, सवा, 1.5 पढ़ा। जीवन का रंगमंच, जीवन का रंगमंच पढ़ा मैंने, 3.5 पढ़ा, 4.5 पढ़ा। और मेरी माँ ने भी यही सिखाया था, जीवन भर यही काम आ रहा है, A+B होल स्क्वायर काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला। तो वो जब वो लौट के आए तो उन्होंने फिर से मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल और गेटअप ट्रायल रखा, और वो मूंछें और आईब्रोज और वो स्पाइकी हेयर, कांटेदार कपड़े सब लेदर के डाल दिए उन्होंने। और मैं देख रहा हूँ अपने आप को, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या, मन में कह रहा हूँ क्या बना दिया यार, सुंदर सुकुमार अभी मैं कौन, तो अजीब लग रहा हूँ यार, भयानक। कैसा है ये सेट पे शूटिंग करते हुए अब उस गेटअप में बोल रहा हूँ कि क्या कर दिया आपने मेरा, मैं तो कोई पहचानेगा नहीं मुझे, सब चेहरा ढक गया मेरा, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हंसने लगी कि आप ही तो कह रहे थे आप क्रूर नहीं लग रहे, तो आप क्रूर सिंह लग रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई पहचानेगा नहीं इसमें। कहा कि अखिलेंद्र, आपको लोग जितना पहचानेगा किसी को नहीं पहचानेगा। और ये हुआ। तो ये सारी चीजें एक बड़ा ही अद्भुत ये था उस समय। वो दोबारा जो शुरू हुआ तो डॉक्टर राही मासूम रजा ने 4 एपिसोड लिखे थे। वो 4 एपिसोड जब बना तो 8 हो गया, लंबे लंबे एपिसोड लिखे थे। और उस समय सिर्फ रविवार को सुबह 9 से 10 बजे का ही स्लॉट था, उस पे ये वीकली आता था दूरदर्शन पे। और तो मैं वो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने दिया था, और स्क्रिप्ट में जब पढ़ रहा था, जब भी क्रूर सिंह का सीन आता मैं पढ़ता था, उसमें लिखा रहता था क्रूर सिंह, उसके बाद गुस्से होकर एग्जिट होता था। मैं पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे निकलूंगा, मतलब तो पढ़ते पढ़ते 2-4 सीन में उस तरह की आवाज आ गई कि मतलब विजुअलाइज कर रहा हूँ डायलॉग पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे कुछ निकलूंगा। तो मैं फिर पीछे गया कि मैंने कहा ये क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, वहां लिखने लगा, जहां जहां वो साउंड आया मेरे आप पढ़ते वक्त वहां वहां मैंने लिख दिया यक 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 लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं 9 रस में प्रयोग करूंगा एज एन एक्टर। और मुझे मालूम नहीं था कि यक का मतलब क्या है। तो मैं गया सेट पे गया, पहला दिन मेरा उस रूप में शूट था। तो मैंने उनको कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहा कहिए। मैंने कहा मैंने एक तकिया कलाम सोचा है। तो कहा तकिया कलाम क्या? मैंने कहा नहीं, शब्द नहीं है, साउंड है। साउंड है? मैंने कहा साउंड क्या साउंड है? कि यक। तो हंसने लगी निर्जा गुरुजी। क्या आपको मालूम है यक का मतलब क्या होता है? तो यक का मतलब अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है क्या होता है। मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मेरे जहन में आया, ये साउंड बार बार आया, तो मैंने ऐसा तय किया और मैं हर रस में इसको प्रयोग करना चाहता हूँ। और अभी पता नहीं चलेगा, मैं वहां जाके सीन करता हूं और सीन में इसका उपयोग करता हूं। और सीन आप देखिए, आप कहेंगे तो मैं रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। तो मैं जब वहां सीन में जब इसको किया तो हंसने लगी वो। कहा कि हाँ रखिए रखिए रखिए। तो कुछ 8-10 दिन का ही शूटिंग हुआ था। 8-10 दिन में 4-5 दिन ही शूटिंग हुआ था। और फिल्म सिटी के 2 नंबर फ्लोर पे सेट लगा था और ऊपर तड़ापा होता है लाइटिंग वाइटिंग होने के लिए पूरा। उस पर लाइट में सुबह ही चढ़ जाते हैं, शाम को निकलते हैं, रात को या तो खाना खाने के बाद या रात को उतरते हैं वो। तो मैं जब गेटअप में जब सेट पे एंट्री लेता था ना, तो एक म्यूजिक बजता था और उस सारे लाइटमैन ऊपर से कह रहे होते थे यक यक यकू। मैंने ऐसा सिंक्रोनाइज था कि
मेरे पैर पड़ते थे और ये आवाज आती थी, वो लोग करते थे। इतना पकड़ लिया उस हफ्ते दिन में, तो मैंने कहा अच्छा, ये बड़ा अच्छा पकड़ रहा है। फिर नदीम खान जी कैमरामैन थे, उन्होंने कहा एक बात बताइए, यक्कू है क्या, यक्कू है क्या? तो मैंने कहा क्या है, अब मैं क्या बोलूं? तो कहा नहीं, बोलना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ये कैरेक्टर आएगा, ये सीरियल आएगा, तो आपको ढूंढना, आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, लोग पूछेंगे आपसे। तो फिर मैंने सोचा कि सच बता रहे हैं, लोग तो पूछेंगे कि ये इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या है यक्कू, और 9 रस में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये क्या हो सकता है? मैं बहुत सोचा। फिर मैंने कहा कि एक मनुष्य क्या क्या याद करता है, अपने माँ को याद करता है, अपने पिता को याद करता है, अपनी गांव की देवी को याद करता है, अपने कुल देवता को याद करता है। ये क्रूर सिंह की इष्ट है, क्रूर सिंह अपने इष्ट को हमेशा याद करता है। तो ये हमने एक मोटिवेशन रखा कि क्रूर सिंह अपने इष्ट को हमेशा याद करता है। और वो यज्ञ मैंने फिर श्रृंगार रस में उसको कैसे किया, फिर मैं हास्य रस में कैसे किया, रौद्र में कैसे किया, तो वो मैं बिल्कुल विभत्स में कैसे, भयानक में कैसे, तो वो मैं करता चला गया उसको, और वो खिलता चला गया। और उसके बाद वो पूरा मेरा जो प्रयोग था वो लोगों को इतना पसंद आया कि कमलेश्वर जी जब लिख रहे थे तो वो उस वक्त स्क्रिप्ट में लिख के आने लगा। मैंने कहा अरे लिख के भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड करूंगा ना कि मुझे कहाँ महसूस होता है। अब राइटर लिखने क्यों लगे, उनके साथ और भी 1-2 नए राइटर जुड़े, वो भी लिखने लगे। मैंने कहा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं देखूंगा कहाँ लगता है वहां ये करूँ। तो इस तरह से वो यज्ञ बना, और बाद में इतना पॉपुलर हो गया, बच्चों में बहुत ये हो गया, तो बच्चों ने यज्ञ को यक्कू बना दिया, क्योंकि यक्कू कहने में थोड़ा आसानी है। तो ये प्रयोग था मेरा कि पहली बार मैंने ध्वनि को, साउंड को 9 रस में तकिया कलाम की तरह इस्तेमाल किया। और ये जगह आपने बनाई थी राजेंद्र गुप्ता, इरफान खान, मुकेश खन्ना, ऐसे पंकज धी, थोड़ा सा रुख अब, क्योंकि हम लोग की बातचीत में बार बार वो हमारी मातृभाषा भोजपुरी आ जा रही है, और वो स्वाभाविक है बेसिकली। और जैसी इस वीडियो के शूट होने से पहले केदारनाथ सिंह जी की एक कविता इन्होंने सुनाई थी कि भोजपुरी जो है, वो जो कविता थी, हिंदी हमारा देश है, हिंदी हमारा देश है, भोजपुरी हमारा घर। हाँ, घर से निकलता हूँ, देश में चला जाता हूँ, हाँ, और देश से जब छुट्टी मिलती है घर चला आता हूँ। हाँ, तो अभी बात करते करते हिंदी से हम भोजपुरी में आ जा रहे थे, हाँ, मतलब देश से हम घर में आ जा रहे थे, जी, जी, और फिर घर से निकल के देश में आ जाते हैं। वो जो डिबेट चल रही है, उस डिबेट से उस धर्म नहीं जा रहे हैं हम। सिर्फ ये रुख जरूर करेंगे कि जो भोजपुरी सिनेमा है कॉन्टेम्परेरी, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। वो तो गंगा में तो तेरी चढ़ी हुई जैसी कल्ट सिनेमा से लेके दंगल तक आता है, दंगल से पहले मतलब धरती मैया, भैया दूज और तमाम चीजें, गंगा मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव, ये सब जो हमारे इलाके की सबसे और हमारी ज़बान की सबसे शानदार फिल्में रही। लेकिन अब जो ये ट्रेंड चला है, ये एक फुहड़पन और एक तरीके का जो भोजपुरी मतलब एक सेमी पॉर्न या फिर अश्लील भोंडापन आ गया उसमें। कभी भोजपुरी फिल्में ऑफर होती हैं अखिलेंद्र मिश्र को, तो वो करना चाहेंगे, तो करना चाहेंगे क्या, और अगर करना चाहेंगे तो उसकी शर्त क्या होगी उस सिनेमा की? नहीं, मुझे भोजपुरी फिल्मों का बहुत ऑफर आता है, और हर बार मैं यही बोलता हूँ कि कुछ अच्छा होगा तो सुनाओ, मैं जरूर करूँगा। और हर बार मैंने सुना है और निराश हो जाता है, और मुझे लगता है कि क्या सुना दिया आपने, क्या है मतलब। और अफसोस ये है कि हिंदी फिल्मों का ही कॉपी करते हैं आप, भोजपुरी वाले भी उसी तरह का नाम भी रखते हैं। सिनेमा जो मैं मानता हूँ, जिस क्षेत्र का सिनेमा है, सिनेमा उस क्षेत्र का प्रतिबिंब है, उस क्षेत्र की परंपराओं का विस्तार है, संस्कृति का विस्तार है, भाषा का विस्तार है, खान पान पहनावा ओढ़ावा का विस्तार है। तो अब जिसमें भोजपुरी दिखे ही नहीं, उसमें वो भोजपुरी सिनेमा कैसे हो सकता है? मेरा मानना है
आप कुछ ऐसा लाइए जिसमें भोजपुरी दिखे, हमारा भोजपुरी संस्कृति दिखे, संगीत दिखे, गीत दिखे, वहां का खान पान, रहना सहना, आचार विचार, व्यवहार दिखे, संस्कार दिखे, तो हमें लगे कि हाँ ये फिल्म करना चाहिए। और हम बिल्कुल करेंगे, हम तो करना चाहते हैं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। हमारा पहला नाटक जीवन का भोजपुरी है, गौना के रात। और हाँ, भोजपुरी एक सीरीज किया था, प्रकाश झा ने बनाया था महुआ चैनल के लिए, बाहुबली, वो हमने किया था बिल्कुल। और उसमें और भी एक्टर्स थे आपके कॉन्टेम्परेरी? काफी एक्टर्स थे उसमें, अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। चेतन पंडित था, मुकेश तिवारी थे, काफी लोग थे उसमें। तो वो फिल्म हमने, वो सीरीज हमने की थी। आपको लगता है कभी कि भोजपुरी सिनेमा को अपने समय से, अपने इलाके के सवालों से दूर है और वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है भोजपुरी का? जिस तरह की फिल्में और जिस तरह के गीत आ रहे हैं, बहुत से गायक और गायिकाएं भी भोजपुरी में गाना गा रहे हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। डिजिटल युग है और उसमें तो ये लोग व्यूज को बताते हैं कि लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं, करोड़ों के व्यूज को कहते हैं कि लोग देख रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा है क्या? वाकई ऑडियंस कहती है कि तुम हमारे लिए ऐसे गाओ? 80 और कैसा आइडिया लगा लेते हैं? क्या है, 130 करोड़ की जनता है जिसमें भोजपुरी दर्शक सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में भी, डायस्पोरा पूरी दुनिया में है। ऐसे ऐसे देश हैं जहां भोजपुरी के लोग यहां से गए मजदूर बन के और वहां के राष्ट्रपति तक बन गए, प्रधानमंत्री तक बन गए, मिनिस्टर्स से, कैबिनेट है, देश चला रहे हैं। वहां भी भोजपुरी की बहुत मांग है। लेकिन उनको जब, मुझे लगता है कि वो जब यहाँ की फिल्में जब देखते होंगे तो उनको लगता होगा क्या इस तरह के प्रदेश से मैं हूँ। वहां बहुत गुमान करते हो कि मैं, भोजपुरी मेरी भाषा है, मैं भोजपुरी प्रदेश से हूँ, भारतवर्ष के, बिहार से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। लेकिन वो जब फिल्में देखते होंगे तो उनको कुछ अफसोस होता होगा या दुखी होते होंगे वो। इवन जिस तरह का गीत आ रहा है, गीत आए, मसालेदार गीत आए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्त्री विरोधी ना हो कम से कम। बिल्कुल एक तरफ वही स्त्रियां महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, एक तरफ वही स्त्रियों की नग्नता की बात करती हैं, गाना गाती हैं, लिखने वाले लिखते हैं, स्त्रियों के अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हैं। तो ये बड़ा अजीब है। भोजपुरी नहीं। और प्लस अभी पहनावा ओढ़ावा भी स्त्रियों का गड़बड़ हो गया है। ये आपने सही बात की, क्योंकि एक फिल्म इन दिनों देख रहा था मैं, हीरो तो वही दातुन और लुंगी पहन के दिखता है और बनियान पहन के, लेकिन हीरोइन 2 पीस पहन के जॉगिंग जा रही होती है और पानी का मटका लेके भरने की, मुझे तो नहीं लगता भोजपुरी किस इलाके में मटका लेके पानी भरने लोग कहीं नहीं भरते हैं। और वो घाघरा चोली पहना के घुमाते रहते हैं बेवजह का। और वो कुछ ऐसे मतलब पहनावा होता है, पानी छुप के भरेगी, वो शॉर्ट चाहिए, तो उस तरह की, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर इनको भी बहुत काम करने की जरूरत है। नहीं काम, ये देखिए, ये तो जब इस तरह का कुछ होता है तो वो मनुष्य या वो इंडस्ट्री, वो कार्य क्षेत्र शून्यता की तरफ जा रहा है। मतलब तो जब शून्यता की तरफ हम जाते हैं तो फिर हमारी एक नई शुरुआत होती है। तो ये शून्यता की तरफ ही जा रहे हैं। शायद नई शुरुआत का आगाज होने वाला, शंखनाद होने वाला है, तो अच्छा ही है। निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। ये क्षेत्र का जो सिनेमा है, उस क्षेत्र का सिनेमा की दुनिया में अपना स्थान तभी बनता है, अपना उसका वर्चस्व तभी बनता है जब उस क्षेत्र के जो हीरो रहे हैं, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे संगीतज्ञ हो, चाहे गीतकार हो, ये जो प्रेरणा स्रोत जो समाज के लिए रहे हैं, अगर उनकी जीवनी को लेकर फिल्म बने तो बहुत कुछ उस क्षेत्र को मिलता है और उस क्षेत्र का भी स्वाभिमान बढ़ता है। और जब उस क्षेत्र का स्वाभिमान बढ़ता है कि उन हीरोज को देखते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग विश्वास जगता है अपने सिनेमा पे, अपने क्षेत्र पे, अपनी भाषा पे, अपने महापुरुषों पे। क्योंकि भोजपुरी साहित्य पे सिनेमा में कहाँ काम हुआ है?
अगर 2-4 फिल्में छोड़ दें तो भोजपुरी साहित्य पे फिल्में नहीं बनी हैं। और जो भोजपुरी के बड़े बड़े जो क्रांतिकारी रहे हैं, जैसे आप फतेह बहादुर शाही का नाम लें, जो कि 18वीं सदी में अंग्रेजों को धूल चटाते हैं। 30 बरस तक लगातार 30 बरस तक लगातार 1765 से लेके और फिर 95 तक, उस तरह का जिनको प्रथम नागरिक विद्रोह का सिपाहीसालार कहा जाता है, जैसे मंगल पांडे को सिपाही विद्रोह का नायक कहा जाता है, उस तरह से फतेह बहादुर शाही को कहा जाता है। और फतेह बहादुर शाही इतिहास से गायब है। क्यों गायब है? इसलिए कि इतिहासकारों ने भी भोजपुरी के क्रांतिकारियों को बहुत पिछड़ा समझा। क्या जब बाबू कुंवर सिंह से पीछे नहीं जा पाते हैं, वहां से शुरू करते हैं। हाँ, वो शुरू भी करते हैं तो कुंवर सिंह से ही करते हैं, और उनकी अनिवार्य मजबूरी हो जाती है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि झांसी की रानी से भी जुड़े हुए थे। हाँ। वो कई क्रांतिकारियों से और कई बड़े बड़े क्रांति में जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी मजबूरी है कि कुंवर सिंह को लाना ही लाना है। लेकिन फतेह बहादुर शाही हुए, महेंद्र मिश्र हुए। महेंद्र मिश्र वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक व्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया है। वो उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में जाली नोट छापते थे कि अंग्रेजों का जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी कमर टूटे, और वो रुपए देते थे क्रांतिकारियों को, क्रांति आगे बढ़ाने के लिए। क्रांतिकारियों का ठिकाना होता था उनका घर। क्योंकि आप तो उसी इलाके से हैं, तो आपको तो क्योंकि मैं तो उसी इलाके का, उसी क्षेत्र से हूं, तो मैं जानता हूं। मैं तो महेंद्र मिश्र ऐसे संगीतज्ञ थे, ऐसे गीतकार थे, ऐसे गाने लिखे उन्होंने। अब उन्होंने जो गाना लिखा है, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, वो तो डंगिनिया किसको कह रहे हैं? वो तो विक्टोरिया रानी को कह रहे हैं कि वो नागिन जो है वो हमें डस रही है। अब इसकी अगर व्याख्या की जाए तो बहुत ही विशाल व्याख्या है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही विराट है। तो इस तरह के साहित्यकार को, क्रांतिकारियों को इस तरह से इग्नोर किया गया है। महेंद्र मिश्र जैसी शख्सियत, वैसा व्यक्तित्व, जो जब जेल जाते हैं, अंग्रेज जब पकड़ते हैं उनको, तो उनको छुड़ाने के लिए जितनी नाचने वाली, गाने वाली जो मंडली होती थी पूरे बिहार की, वो अपने जेवर, अपने गहने वो बेच देती थी, दे देती थी कि इनको छुड़ाओ। ये इस तरह का व्यक्तित्व, जो इस तरह का संगीतज्ञ है, इस तरह की गायकी है, इस तरह का क्रांतिकारी है, इस तरह की छवि थी उनकी। इतिहासकार मिले नहीं कि इनके व्यक्तित्व को इतिहास में उजागर करें। साहित्यकारों ने भी छोड़ दिया इनको, साहित्यकारों ने भी कहीं चर्चा नहीं की है इनकी। तो मैं पता नहीं क्यों तो बेमन भाव से किया, एकदम बेमन भाव से किया है। कुछ ऐसी चर्चा हो गई तो लगता है कि हाँ, कोई महेंद्र मिश्र थे, लेकिन असली व्यक्तित्व क्या है, उसकी प्रखरता क्या है, उसका निखार क्या है, उसकी भव्यता क्या है, विराटता क्या है, वो नहीं है। इतिहास में भी नहीं है, साहित्य में भी नहीं है, तो वो होना चाहिए। भिखारी ठाकुर, अब देखिए, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन महेंद्र मिश्र को, जो कि जिनका व्यक्तित्व शरद चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कम नहीं था। अगर आप देखें तो शरद चंद्र ने जिस तरह की बातें की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जिस तरह की बातें की है, महेंद्र मिश्र ने उसी तरह की बातें की है। व्याख्याकार नहीं मिल पाए इनको, व्याख्याकार नहीं मिल पाए, या तो समझ नहीं पाए, या फिर जानबूझ के छोड़ दिया, या ऐसा क्यों हुआ ये पता नहीं। आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं है, बताना पड़ेगा कि महेंद्र मिश्र कौन है। भिखारी ठाकुर जी उस समय कोख के अधिकार की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले भिखारी ठाकुर एक ऐसे साहित्यकार रहे। भिखारी ठाकुर पलायन की बात करते हैं। आज पलायन की बात होती है ना, कि गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। उस समय जो युवक निकल जाते थे गांव से,
और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई है नहीं, कोई देख रेख करने वाले बूढ़े लोगों को, तो चाहते थे कि बुढ़ाशाला बने। गाय के लिए जैसे गौशाला बन रहा है, गंवारों के लिए पाठशाला बन रहा है, तो बूढ़ाशाला बने जिसमें बूढ़े लोग रहे, जो आजकल वृद्धाश्रम कहते हैं। तो उस जमाने में भिखारी ठाकुर ने इस तरह की परिकल्पना की है, इस तरह की लेखनी दी है, इस तरह का साहित्य दिया है, इस तरह के विचार और इस तरह के सोच दिए हैं। एक साहित्यकार की जो दिव्य दृष्टि है, दूर दृष्टि है, वो दिखाई देती है भिखारी ठाकुर की। आप देखें तो एक आदमी जो भक्ति रस से लेके, श्रृंगार रस से लेके, वो आदमी कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, यह अद्भुत है। आप अगर देखें, अगर भिखारी ठाकुर को, उनके साहित्य को अगर परखा जाए, एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे वो। उनका नाच, उनकी लेखनी, उनका साहित्य, उनका गाना, उनका गीत, उनके गीत, उनका संगीत, एक पूर्ण रूप से कलाकार, टोटल रंगकर्मी थे। समाज को एक दर्शन, एक दिशा देने वाले, दशा देने वाले, इस तरह के साहित्यकार जो कि बहुत बहुत कम ही होते हैं, बिरले ही होते हैं। आप इतनी सारी चीजें, मतलब हम लोग, मुझे सुखद आश्चर्य शुरू हो रहा है कि मेरा काम भिखारी ठाकुर पे रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि हम एक नया अखिलेंद्र मिश्र को देख रहे हैं, कि उस आदमी की भोजपुरी की रूट्स इतनी स्ट्रांग है, अपनी जगह के कल्चरल आइकॉन्स को जानता है वो व्यक्ति, और उनको जब हम परखते हैं, आपके इशारे से जब हम घुस रहे हैं उसमें, तो देख रहे हैं कि हमारे सिनेमा के बनाने वाले जो है भोजपुरी वाले, वो इतने अद्भुत छवियों वाले किरदारों को कैसे नकार गए, वो है ही नहीं। तो इसका मतलब, तो आप लोग जिस तरीके की डिमांड है आपकी कि इधर जाना चाहिए, भोजपुरी को अगर कालजयी रहना है, जो वो था, जो अब नहीं है, अगर उसको ये शून्यता खत्म करनी, तो हमें इस तरीके के किरदारों की तरफ जाना पड़ेगा। हर सिनेमा कर रहा है, तो वैसा जाएगा तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अखिलेंद्र मिश्र जैसे लोग वापस लौटेंगे अपनी जड़ों पर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो इनफैक्ट बेचैन हूं, मैं बेचैन हूं। मैं बार बार वो कविता पढ़ता हूं केदारनाथ सिंह का, कि हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूं, देश चला जाता हूं, और देश से छुट्टी मिलती है, घर चला आता हूं। तो ये मैं एकदम ये होता हूं। मैं हर भाषा को गले लगाता हूं, हर भाषा का सम्मान करता हूं, और हर भाषा का सम्मान करना भी चाहिए। मैं किसी भाषा को गाली नहीं देता। हिंदी एक संपर्क भाषा है पूरे देश, एक सूत्र में बांधती, एक सूत्र में। अभी जो एक मुहिम भी जो चल रही है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, मैं उस मुहिम में हूं। मैं पूरा मेरा मातृभाषा, पूरा मेरा ये है, क्योंकि मेरा वजूद भोजपुरी से है और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, और हम घर में भोजपुरी ही बोलते थे, भोजपुरी बोलते हुए बड़े हुए हैं। जब वही घर से बाहर निकले हैं, देश में आए हैं, तो हिंदी बोलना शुरू किए, और हिंदी फिल्मों में आए, टेलीविजन में आए, नाटकों में आए। लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते, गाली देना भी नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, न देश की संस्कृति है, न भोजपुरी समाज की संस्कृति है, और किसी भी समाज की संस्कृति नहीं। भोजपुरी जहां गए वहां अपने भाषा को रखते हुए दूसरों की संस्कृति को भी अपनाया, बिल्कुल अपनाया, न कि देश में बल्कि विदेश में। जहां जहां भोजपुरी समाज के लोग गए हैं, उस देश की संस्कृति को भी अपनाया है, उस देश को बनाया है, सजाया है, निखारा है। एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बार बार कहा गया हमारे इलाके के जो माइग्रेटेड होके लोग गए, ले जाए गए, बेसिकली गिरमिटिया मजदूर जो गए, उनको ये सपना दिखाया गया कि जिस मुल्क तुम जा रहे हो वहां पत्थर उठाओगे सोना मिलेगा। लेकिन उन्होंने वहां जाने के बाद पाया कि हमें ठग लिया गया है। लेकिन उस जगह पर उन्होंने सोना तो नहीं मिला, लेकिन उस देश को उन्होंने सोने जैसा जरूर बना दिया अपने श्रम से। बिल्कुल बिल्कुल, ये भोजपुरियों की ताकत तो रही है, बहुत बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत संभावनाएं हैं। अब देखिए, भोजपुरी को लेकर दूसरी भाषाओं वालों ने बहुत फायदा उठा लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा उठा लिया, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, वो आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय आ गया है कि भोजपुरी को अब अपना स्थान मिलेगा।
बिल्कुल समय आ गया है। लेकिन किसी को गाली देकर तो नहीं, लेकिन गाली नहीं, गाली नहीं देना चाहिए। ये चरित्र नहीं है हमारा कि गाली हम दे। सिनेमा भी मुझे लगता है कि जिस सुनेता की आप इशारा कर रहे थे वो निश्चित तौर पे बदलेगा ही अब, क्योंकि लोग भी उग गए हैं ऐसे अच्छे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। नई पीढ़ी में बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कि शॉर्ट फिल्म बना बना के साबित कर रहे हैं अपने आप को, और इसी में से अच्छे फिल्म मेकर्स निकलेंगे जो भोजपुरी समाज, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी परंपराओं, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, वहां का संगीत, वहां का नृत्य, वहां की मिट्टी, वो लेके आएंगे। अभी हमारी नई पीढ़ी में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं, वो निखारेंगे अपने भोजपुरी को और वो बनाएंगे। मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक से एक प्रतिभा है। भोजपुरी से इतर कुछ बातें कर लेते हैं। लगान आपके दिल के बेहद करीब है। चंद्रशेखर आजाद का किरदार हम लोगों के दिल के बड़े करीब है और ये दोनों एकदम अलग 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 किस्म के किरदार रहे। लगान में अखिलेंद्र मिश्र की एंट्री कैसे होती है और लगान को लेके जो पूरी मेकिंग के दौरान जो हम लोग जैसा सुनते हैं कि लगभग 48 प्लस टेम्परेचर का माहौल था और उसमें आप काम कर रहे थे और फिर उस फिल्म को ऑस्कर से चूक जाना, पूरे स्टार कास्ट का पूरी टीम को मायूस होकर हमने स्क्रीन पे देखा कि वो सारे आप लोग न्यूज वो सुनने के लिए बेकरार बैठे हुए थे कि वो बेहतर न्यूज वो जो सुनना चाहते हैं वो मिल जाए हमें, तो वो थोड़ा जानना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि लगान हम सबके हिस्से का है, क्योंकि हम जुड़े हुए थे, हम सब लोग जुड़े हुए थे और एक अलग किस्म का सिनेमा था। आमिर खान की टीम थी पूरी, सचिन तेंदुलकर भी शायद जुड़े हुए थे उस प्रोजेक्ट से, वो एडवाइजर थे शायद। तो आप लगान की आपकी एंट्री और आपके किरदार के ऊपर बातचीत और उसकी तैयारी कैसे आपने की, क्योंकि क्रिकेट खेलने का तो मुझे नहीं लगता कि आपको अनुभव था, शौकिया तौर पर छोड़ देते सिर्फ कुछ। लगान जो है, लगान एक भारतीय सिनेमा की वो फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा उद्योग का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाया है दुनिया के सिनेमा जगत में। बहुत शिद्दत से वो फिल्म बनी। मैंने एक फिल्म की थी सरफरोश आमिर खान के साथ, जॉन मैथ्यू की फिल्म मिर्ची सेठ। तो आमिर खान से एक तरह का ये हो गया था, मतलब आमिर खान एक्ट्रेस चूज करते रहते हैं जहां भी काम करते हैं, तो वो मुझे बुलाया गया कि एक फिल्म है ऐसे ऐसे आमिर खान प्रोडक्शन, वो पहली बार प्रोडक्शन शुरू कर रहे थे और आशुतोष ग्वारिकर इसके राइटर डायरेक्टर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं गया, आशुतोष से मिला, तो उन्होंने कहा एक फिल्म बना रहा हूं लगान। मैंने कहा लगान? मैंने कहा यार ये मुझे रोल मत सुनाओ, मैं ये फिल्म कर रहा हूं। अरे ऐसा क्यों? मैंने कहीं ना कहीं चूंकि खेतिहर पृष्ठभूमि रही है हमारे दादा परदादा ने लगान दिए होंगे, तो कहीं ना कहीं मैं इस नाम से लगान, ये जो टाइटल है फिल्म का, इससे रिलेट कर रहा हूं, तो मैं इसका हिस्सा बनूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यू आर ऑन बोर्ड। अभी हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड ले रहे हैं, फिर कैरेक्टर्स ऑन बोर्ड लेंगे, कौन एक्टर क्या कर रहा है। तो अलग अलग उन्होंने पहले एक्टर्स इकट्ठे कर लिए, फिर अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने एक एक सीन करवा के देखे कौन किसमें फिट है, और फिर मेरे हिस्से अर्जुन लोहार का रोल आया। बड़ा गर्व महसूस होता है कि उस फिल्म का मैं हिस्सा हूं। इस फिल्म का नाम लगान है। एक पूरी टीम जो बनी थी, वो शायद नियति ने तय किया था कि इस तरह की टीम होगी, इस तरह के एक्टर्स होंगे, इस तरह के इंडियन एक्टर्स होंगे, इस तरह के ब्रिटिशर्स होंगे जो एक्टर्स थे, टेक्नीशियंस होंगे एक से एक। भानुमतिया जी जो ऑस्कर विजेता रही गांधी फिल्म के लिए, वो कॉस्ट्यूम कर रही थी। तो बड़ा बहुत ही सौभाग्य, और मेरी ऑलमोस्ट तीसरी चौथी फिल्म थी, तो बहुत गर्व महसूस होता था कि इस तरह का अनिल मेहता कैमरामैन, नकुल कामते साउंड, आमिर खान के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, आमिर खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म, आशुतोष ग्वारिकर डायरेक्टर, आशुतोष राइटर भी, पूरा टीम कुछ अद्भुत, नितिन देसाई आर्ट डायरेक्टर। जो काम हम जब कर रहे थे, 6 महीने का शेड्यूल था, एक अलग अनुभव। मतलब -डिग्री टेम्परेचर से लेके 48 डिग्री टेम्परेचर तक का, ये जनवरी से लेके जून तक का ग्राफ है इस फिल्म मेकिंग का। मैंने
सुनने पे ही एक अनुभूति होती है। तो वहां तो हम थे, हम काम कर रहे थे, और हम जब काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, क्या शॉट हुआ है, वो क्या सीन हो रहा है, मतलब आनंद आता। दीवानगी में एकदम चल दीवानगी में थे हम लोग, और सारे एक्टर हम लोग एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही बैठे रहते थे, चाहे सेट पे हो, चाहे होटल में हो, चाहे जहां भी हो, एक साथ ही सब रहते थे, इंक्लूडिंग आमिर खान। हम लोग एक साथ ही रहते थे और बातें चलती रहती थी। पहले तो वर्कशॉप था 1 हफ्ते का, वहां सेट पे पहुंच के अपने अपने घर में सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, कोई लोहार है जैसे कर रहा है, कोई कुम्हार है तो बना रहा है मिट्टी का अपने चाक में, कोई ठोक रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई इस तरह से माइक्रो डिटेल, कोई मुर्गी ये उड़ा रहा है कि कैसे उड़ाएंगे, ये सब चल रहा है। फिर हर एक के घर में हम अपने अपनी जैसे बस फैमिली रहे, जो डायरेक्टर वहां आता था, फिर पूछता था कि मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचा, ये हुआ, कैसे करेंगे, ये होता था। हम लोग जब रीडिंग भी करते थे होटल में बैठ के, तो एक बड़ा कमाल सिलसिला था कि आपसे आपके रोल के बारे में नहीं पूछा जाता था, आपसे कहा जाता था कि आप उनके रोल के बारे में क्या सोचते हो, और उनसे कहा जाता था आप इनके रोल के बारे में क्या सोचते हो, फिर उनसे कहा जाता था मुझसे कि आप उनके रोल के बारे में क्या सोचते हो। तो इस तरह से एक मल्टी ओपिनियन चेंजेस जो था, एक्टर टू एक्टर वैरी कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक्टर एक रोल को अपने ढंग से कैरेक्टराइजेशन देता है, अपने ढंग से सोचता है, पोर्ट्रे करता है और अपने ढंग से परफॉर्म करता है, क्योंकि हर एक का शरीर का बनावट अलग अलग है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण अलग अलग है, वात कफ पित्त अलग अलग है, ब्लड सर्कुलेशन अलग अलग है, पृष्ठभूमि अलग अलग है, अपब्रिंगिंग की, लालन पालन की, शिक्षा दीक्षा अलग अलग है, तो सोच भी अलग अलग है। तो उस तरह से कैरेक्टराइजेशन करता है हर एक्टर, एक बेसिक प्रोसेस है जो मैं करता हूं। तो यहां जब ये क्रॉस कैरेक्टराइजेशन होने लगा तो बहुत निखार आ गया बहुत लोगों के कैरेक्टर में, कि कुछ चीजें मैंने नहीं अगर सोचा और दूसरे एक्टर ने सोचा वो शायद हमको मिल गया, तीसरे एक्टर ने सोचा वो आपको मिल गया, आपने सोचा हाँ। तो इस तरह की चीजें, फिर उसमें ये भी होगी डायरेक्टर ने कहा कि नहीं मैं सोच रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ, आपको क्या लगता है, कर नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा है, फिर डायरेक्टर हाँ भी कहता था, फिर डायरेक्टर कहता कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो लगता है हाँ ऐसा हो तो सकता है, अच्छा ऐसा तो इतने लोग की राय की उतनी अहमियत, सब ओपन, सब पूरा वेलकम द सजेशन। वो आशुतोष गोवारिकर हमारे डायरेक्टर हो, आमिर खान हो, या सारे एक्टर ओपन द सजेशन के आने को, ताकि बेस्ट काम करना है, और उस काम का रिजल्ट आया। एक अलग प्रयोग था, काम करने का एक अलग ढंग था, एक अलग वातावरण था, अलग माहौल था। क्रिकेट का क्या? क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता था, मैंने ये आशुतोष गोवारिकर को पहले ही बता दिया था आमिर खान को, मैं नहीं जानता हूँ। तो बड़े खुश हुए कि नहीं हमें तो शुरू में तो नहीं चाहिए, तो बाद में का देख लेंगे। तो शुरू में तो मैं बड़ा फिट रहा, खेलने नहीं आता है, बॉल छोड़ देता है, बैट विकेट छोड़ के भाग जाता है बैट लेके, तो ये, और जबकि मैं फिल्म में प्ले कर रहा था बेस्ट बैट्समैन, और मुझे 6 और 4 मारना था, लेकिन जब वो बेस्ट बैट्समैन का रोल आया मारने वाला, तो मैं उसमें खुश हो गया, वो मुझसे आता नहीं था वो, और काफी रीटेक होते थे। फाइनली वो हुआ ये कि कैमरे के टेक्निक के हिसाब से वो एकदम फ्रंट पे आके और बॉल दिया जाता था, मैं मारता था। यह होता था कि मतलब जस्ट एक कैमरा आएगा तुम बैट घुमा दो, तो उस तरह की टेक्निक इस्तेमाल किए गए, और जो फिल्म में पता नहीं चलता, ये हम लोग कह रहे हैं, या जो चले चलो हमारी फिल्म है मेक में लगान उसमें है, या जो किताब है हमारा मेक में लगान का उसमें जिक्र है। तो इस तरह का एक अनुभव रहा जो अद्भुत रहा। अच्छा, जो ऑस्कर की पूरी तैयारी का मसला चल रहा था, पूरा जब ये फील्डिंग सेट की जा रही थी, जैसे वहां करते हैं लोग फिल्म के बारे में, आमिर खान कर रहे थे, टीम कर रही थी, और आप लोग स्क्रीन के सामने जो अखबारों की सुर्खियां थी कि आप लोग के मायूस और आंखों में आंसू लिए चेहरे, सिर्फ आप लोग के नहीं थे, पूरे देश के थे, क्योंकि वो लगान की आंधी में सारे डूबे हुए लोग थे, सारे गले तक, तो वो आंसू सबके ही थे, तो लगान को मिल जाना चाहिए था। I think No Man's Land को शायद No Man's Land वो भी बहुत शानदार बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी था वो। ये तो अच्छा रहा, मतलब क्रिकेटर बने बिना क्रिकेट खेले
ये सिनेमा का प्रभाव है। पूरा देश मायूस हो गया था ऑस्कर नहीं मिलने से। एक अच्छी फिल्म का प्रभाव है, जिस फिल्म से लोग जुड़े, अपने आप को रिलेट किया। जब लगान फिल्म चलती थी, क्रिकेट का पोर्शन आता तो पूरा थिएटर जो है तो स्टेडियम बन जाता था। तो वो एक जादू, वो एक दो यथार्थ का जो मिलन होता था, क्योंकि दर्शक का जो यथार्थ है और स्क्रीन पे जो यथार्थ चल रहा है, क्योंकि ये युग आज का युग और वो अंग्रेजों का युग, तो दो यथार्थ का जो मिलन था वो इतना कमाल है उस फिल्म में कि वो देखने लायक था। वाकई। और वो हुआ, और वही हुआ। लीजेंड ऑफ भगत सिंह, लगातार उस साल भगत सिंह पे बाढ़ आ गई फिल्मों की, और उस बाढ़ में बड़े बड़े नाम थे। बावजूद इसके जो चंद्रशेखर आजाद आपने किया, मैं आपके सामने बैठा हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि काफी सारे लोग भी इसी मानसिकता से थे कि, और कहते भी थे कि अखिलेंद्र जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। आप चंद्रशेखर आजाद बने और आपके मरने के दृश्य में मैंने देखा है, खासतौर पे जब मैं रोहिणी के हॉल में देख रहा था, तो पूरे लोग ही रोते दिखे आपके उस डायलॉग पे, जो अगर मैं ठीक मुझे याद तो नहीं है, कि कहते कि क्षमा करना मां, तुम्हारी इतनी ही सेवा कर पाया। तो उस रोल के बारे में, उसकी तैयारी आपने कैसे की, उस किरदार की? जब राजकुमार संतोषी जी ये फिल्म बना रहे थे, तो मुझे फोन आया कि राज जी मिलना चाहते हैं। मैं गया मिलने, तो राज जी ने कहा कि अखिलेंद्र, मैं चाहता हूं कि आप चंद्रशेखर आजाद करें। तो मैं तो सोच के गया ही नहीं था, मैं तो सोचा कि कोई रोल देंगे मुझे। मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद और मैंने नहीं सर, मैं लगूंगा नहीं। वो देश के रियल हीरो हैं और देश के लोग मुझे माफ नहीं करेंगे अगर मैं अच्छा नहीं किया तो। कहा आप क्यों नहीं लगेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद अपने आप को मैंने कभी देखा नहीं है। तो कहा कि नहीं, यू आर द नियरेस्ट अमंग ऑल द एक्टर्स दोज आई हैव मेट। ये सेंटेंस था राज जी का। तो मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा कि यार तो ज्यादा ईमानदार मत बन, रोल जल्दी से ग्रैब कर ले, इसके पहले राज जी का भी मन बदल जाए। तो मैं कहा ठीक है सर, चंद्रशेखर आजाद करना है तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। कब से शूटिंग है? क्योंकि नहीं, शूटिंग तो 20 जनवरी से है, अगर टाइम बहुत कम है तो मुझे फाइनल कीजिए, बस मैं शुरू करूँ तैयारी, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पढ़ना होगा मुझे। उन्होंने कहा कि कल तुम्हारा एक फोटो करके प्रोड्यूसर को भेज देते हैं। टिप्स वाले प्रोड्यूसर थे रमेश तौरानी, कुमार तौरानी। तो दूसरे दिन एक डमी गेटअप लेके मेरा फोटोशूट था। तो मैं सुबह उठ के अपने घर में जो डंबल था, डंबल मार के वार्म अप किया कि मैं फोटो भी बेयर बॉडी होगा। मैं गया, फोटो हुआ, वो फोटो बहुत लाइक किया लोगों ने कि हाँ ये अच्छा है। फिर मैं बहुत किताबें इकट्ठी की, आजाद पे जितनी मिल सकती थी। पीयूष मिश्रा ने किताबें दी, तो इस तरह से किताबें मिली। सुशांत सिंह ने किताबें दी जिनके पास था। कुछ किताबें हमने मंगाई और आजाद के बारे में पढ़ना शुरू किया। काफी पढ़ा, पढ़ मैं रोता था। इनफैक्ट मैं रोता था। और मैं रोज 2 घंटे वर्जिश करता था, उनकी जैसे दिखने के लिए पहलवान और वो कसा हुआ शरीर और मतलब लगे। और हम सब तैयारी करते थे। मैं चटाई पे सोना शुरू कर दिया, मतलब एकदम शुरू कर दिया, मतलब जीवन जी रहे हैं वही बस, और कुछ नहीं कर रहा था मैं। अब सिर्फ फोकस वही था कि शूटिंग शुरू मैं करूंगा। और फाइनली हम शुरू किए। हमारे ब्लू डायमंड में शूटिंग चल रहते थे हम पुणे में, और वहाँ शूटिंग कर रहे थे। मैं अपनी दरी लेके गया था, मैं बिस्तर पे नहीं सोता था 5 स्टार होटल में, मैं दरी बिछा के सोता था। और कहीं आपने ऐसा पढ़ लिया था कि दरी पे ही सोते थे, वो ऐसा कुछ नहीं, ये था कि कहीं भी सो जाते थे। जीवित होने का ये ठिकाना नहीं था, कहीं छुप के रहते थे। वो नशा था एक, तो बड़ा जीना शुरू किया। हाँ, मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मुझे वो महसूस हो रहा था। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मुझे फोन आया प्रोड्यूसर के यहाँ से पैसे की बात करनी है, तो मैंने
एक बिल दिया उनको कि मेरा ये 1 लाख रुपए जो है बॉडी बनाने का खर्चा आएगा और 1 लाख घटाने का आएगा, 2 लाख ये लगेगा प्लस मेरा फीस होगा। तो उनके सीईओ थे राजू हिंगोरानी टिप्स के, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए बॉडी बनाने का, 1 लाख घटाने का, उसके अलावा फीस। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम थोड़े देंगे। तो मैंने कहा कौन देगा सर? मुझे चंद्रशेखर आजाद दिखना है, जिम का खर्चा होगा, ट्रेनर रखना पड़ेगा, मुझे डाइट लेना पड़ेगा, पहलवान दिखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बनाने का चलिए ठीक है, ये घटाने का क्या है? तो मैंने कहा घटाने का मैं वही बॉडी लेके थोड़ी सारी फिल्मों में काम करूंगा, घटाना तो पड़ेगा, तो घटाने में भी खर्चा होगा। अच्छा, इस तरीके का अप्रोच एक थिएटर से गया हुआ आदमी ही कर सकता है इतना एक्सपेरिमेंट। तो ये हमने एक प्रयोग किया और पूरी तैयारी की हमने, और फिर शूटिंग हमारी शुरू हुई। शूटिंग में एक मैं अभी तक उस तरह से मिरर नहीं दिखा था अपने आप को। मैं चेहरा, मैं दाढ़ी बना रहा हूं तो मैं चेहरा इतना ही दिख रहा हूं। मैं अपने आप को पूरे मिरर में कभी नहीं देखा था उन दिनों, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं था, मैं बस तैयारी में जिम जाता था, पढ़ता था ये, और शूटिंग का वेट कर रहा हूँ, शूटिंग करके आ रहा हूँ, उस तरह से हो रहा है। तो एक लड़की ने कंटिन्यूटी के लिए मेरा एक फोटो खींचा पोलरॉइड कैमरे से, हो गया तो हमेशा खींचती रहती थी, वो सेट पे एडी थी। मैं दिखाया। उसने जब फोटो दिखाया मुझे, पूरा फोटो में बैठा हुआ, तो मैंने कहा ये मैं हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, इतना ब्रॉड, इतना रोबस्ट, मतलब मैंने कहा मेरी पर्सनालिटी ऐसी हुई है क्या? मैं अब फिजिकली कैसा हो गया था ये मुझे अंदाजा भी नहीं था, और मैं कर रहा था। तो फोटो पहली बार देखा, और उसी दिन वो सीन शूट हो रहा था। तो उस सीन हम जब शूट कर रहे थे, डेथ सीन, जो आजाद का जो सेक्रीफाइसिंग सीन है उनका, शहीदी का दृश्य, पुणे में एक एल्फ्रेड पार्क में, बहुत पुराना पार्क है, उसी को उन्होंने कन्वर्ट किया था। तो गोलियां तो चल रही थी, सब हो रहा था, और फिर फाइनली गोली मार देना था। तो मुझे बड़ा लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है कुछ। तो मैंने पढ़ा था कि जब भी आजाद को अपनी माँ याद आती थी, उनसे क्रांतिकारी पूछते थे कि पंडित जी जब माँ की याद आती है तो आप क्या करते हैं? तो कहते हैं कि मैं धरती माता को सीने से लगा लेता हूं, समझता हूं अपनी माँ को सीने से लगा लेता हूं। बड़ा अद्भुत ये होता था। तो मैंने राज्य को कहा कि मैं इस सीन में कुछ करना चाहता हूं। तो जो पढ़ा था उसका एक जिस्ट निकला मेरे दिमाग में। मैंने कहा मैं धरती माता को प्यार करना चाहता हूँ, उसको कुछ कहना चाहता हूँ, क्या है? मैंने कहा मैं ऐसी मिट्टी उठाऊंगा, मैं उनको कहूंगा बस इतनी सेवा कर सका, क्षमा कर। हाँ, तो राज्य एकदम गदगद हो गया। राज्य ने कहा कि रखो, और वो फिर मैंने किया। एक अलग अनुभव था। इनफैक्ट वो एक आजाद का जीवन मेरे लिए एक पूरी यात्रा ही रही उस फिल्म की, लेडी और भगत सिंह फिल्म करते हुए। एक चीज और, जो हम एक्टिंग पे ही बात करते हैं फिलहाल, तो अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र डीएसपी भूरेलाल करते हैं और पेट को खींच के अपने यस सर, वो बीड़ी का जलाना, ये साला तो होना ही था। वो डीएसपी भूरेलाल की तैयारी जो आप कर रहे थे, क्योंकि मैं ये जो पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे डीएसपी और सिपाही थाने में बहुत देखे हैं इस तरीके के अधिकारी जो ऐसे पेट लिए हुए घूमते हैं और उसी तरीके से उनका रहते आर्म फोर्सेस में है। तो ये डीएसपी भूरेलाल, ये एक अभिनेता के तौर पे आपने इसको कहीं से पिक किया था इस किरदार को, या किरदार को करते समय आपकी इमेजिनरी क्या होती है कि मैं इसको ऐसे ही जीऊंगा, या डायरेक्टर बताता है कि आपको ऐसे रहना है? नहीं, देखिए, जब भी हम कोई रोल सुनते हैं या स्क्रिप्ट मिल गया तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो हर एक्टर करता है वैसा। मेरा जो तरीका है मैं बता रहा हूं, मैं उसको हम विजुलाइज करते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, इसका पैरामीटर क्या है, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है, ये कैसा दिखेगा, इसका चाल कैसा होगा, इसका व्यवहार कैसा है, इसका आचरण कैसा है। क्योंकि मनुष्य का आचरण और व्यवहार जैसा होता है, उसकी चाल ढाल
उठना बैठना जेस्चर सब वैसे ही होता है। अब वो बीड़ी पी रहा है, तो डीएसपी है, बीड़ी पी रहा है, तो चूंकि वो मुंशी से जमादार से वो इंस्पेक्टर और छोटा दरोगा बड़ा दरोगा बन के प्रमोटेड है, तो जब मुंशी था तो बीड़ी पीता था, आज भी वो बीड़ी पीता डीएसपी है। तो हमने उस तरह से उसको ये किया, डेवलप किया। हाँ, प्रकाश जी के साथ बैठ के, प्रकाश झा जी डायरेक्टर उसके साथ, कि मैं ऐसे करूंगा। अब जब मैं सेट पे गया तो पता चला 8 इंस्पेक्टर हैं, मतलब 8 पुलिस वाले हैं वर्दी में, इंक्लूडिंग अजय देवगन। तो मैंने कहा हीरो भी वर्दी में, हम सब वर्दी में हैं, तो 8 लोग अगर सीन में हों तो नजर किस पे जाएगी? सब अपना अपना डायलॉग बोलेंगे, अपना अपना परफॉर्मेंस करेंगे। नजर जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बदमाशी। तो हमने पता किया, जब मैं सेट पे गया, जब मेरी शूटिंग थी, तो मैंने कहा कि किसकी शूटिंग हो गई है, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। तो पता चला हाँ इसकी हो गई है। अच्छा, जो बदमाश लोग हैं जो कहीं कुछ गड़बड़ ना करें, उनका हो गया है। और जो थे जिनसे ज्यादा खतरा नहीं था, उनकी नहीं हुई है। अच्छा वो आज ही इंक्लूड होंगे, तुम भी हो। अब मैं तैयार हो रहा हूँ, फिर मैंने वर्दी पहना, ये वो मुंह शूट लगाई, फिर अपना हमने कहा कुछ बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं ताकि बॉडी ही दिखे उसका, क्योंकि 8 लोग खड़े तो बॉडी ही दिखेगा, क्योंकि लिजलिजा और दिखना भी चाहिए। तो वो लिजलिजा भी था, और मुंशी से बना है वो डीएसपी, प्रमोट हो के घुसखोर है, भ्रष्ट है, तो क्या हो सकता है। तो मैं बिल्कुल उसी बॉडी लैंग्वेज में, जो कैरिडोर था जहां शूटिंग कर रहे थे, रूम से मैं बाहर निकला, प्रकाश जी वहां मॉनिटर पर बैठे हुए कोई और सीन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, उधर सीन चल रहा है, इधर मॉनिटर पर बैठ के कर रहे हैं। तो मैं उसी बॉडी लैंग्वेज चलता हुआ, वर्दी पे एकदम तैयार होके मैं गया प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी ने एक बार देखा भी कोई आ रहा है पुलिस वाला, और जाके मैं वहां खड़ा हो गया तो वो अपना सीन देख रहे थे। जैसे मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने ऐसे देखा मुझे, तो जैसे उन्होंने ऐसे देखा वैसे मैंने किया सर, तो उनका हाँ तुम हो, अभी बहुत अच्छा है यार, तो ऐसे ही करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करो, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तुमने पकड़ लिया। और उसके बाद हम पूरी शूटिंग के रफ्तार में आ गए। सेट पे भी बड़ा मजा आता था, मैं कुछ करता था, सब सारे एक्टर हंसते थे, टेक्नीशियंस हंसते थे कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत। इवन मुझे कुंदन शाह जी एक बार बता रहे थे कि गंगा जल देखने के बाद मनमोहन शेट्टी जी ने कहा प्रकाश झा से कि इसमें कुछ कॉमेडी का एलिमेंट चाहिए यार, कुछ वैसा कुछ चाहिए यार, बहुत सीरियस हुई है फिल्म। तो मैंने कहा, कुंदन शाह जी बोल रहे हैं, मैंने कहा कि अरे तो अखिलेंद्र मिश्रा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है अखिलेंद्र की हर एंट्री पे, कॉमिक रिलीफ टाइप का मामला। हाँ, कहा कि हर एंट्री पे हम लोग पगला गए। तो ये कुंदन जी ने मुझे बताया कि तुमने ऐसा किया कि मतलब वो तुम एक फिल्म के एक रिलीफ जो है बीच बीच में वो तुम हो। तो ये एक समटाइम एक्टर काम करता है, एक्टर का इनपुट होता है। हालांकि खाका बना के राइटर डायरेक्टर देते हैं, उसकी कलरिंग एक्टर कर रहा होता है। तो वो है निश्चित। 2 चीजें, एक तो ये कि आप पब्लिक प्लेस में पहली बार कब घेरे गए लोगों ने एकाएक देखे? क्योंकि मुझे लगता है कि लगान जब ऑस्कर की रेस से निकल गई थी तो आप सब लोग बहुत हताश हुए थे, रोए थे बहुत, क्योंकि इमोशनली बहुत अटैच थे उस फिल्म से हम लोग, और बनी भी कमाल की फिल्म है वो। तो लगान का थोड़ा सा किस्सा, और कम से कम वो पब्लिक स्पेस का पहला कि मैं अखिलेंद्र मिश्र हूँ, लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मुझे आपका नाम उस चिट्ठी की वजह से ही पता चला था कि आपका नाम दरअसल अखिलेंद्र मिश्र है। अदरवाइज हम लोग को क्रूर सिंह ही करते थे। और मुझे याद आता है मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू जिसमें कह रहे थे लोग मुझे नहीं जानते थे, तो मुझे लोग भीखू महात्रे करके बुलाने लगे थे सत्या के बाद। तो वो जो अखिलेंद्र मिश्र थे, वो कब लोगों को आपको लगा कि हाँ, लोग अखिलेंद्र मिश्र को अब जानने लगे, मेरे काम को पहचानने लगे हैं? और उसके बाद वो लगान वाला हिस्सा भी नहीं, बहुत सालों तक मुझे कोई हमारे ओरिजिनल नाम से नहीं जानता था, अखिलेंद्र मिश्र के नाम से नहीं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अखिलेंद्र मिश्रा जानते नहीं है। उनको यक्को ही याद है, उनको क्रूर सिंह याद है, चंद्रशेखर आजाद याद है, उनको अभी रेडी आई थी वो अमर चौधरी याद है उसको,
उसको काबिल में मैंने एक छोटा सा रोल किया था, लोगों को कैसा याद है। तो कौन किस रूप में आपको याद किया मालूम नहीं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, माफी चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपके परिचय में पोस्टर पे लिखा हुआ था, रामानुजन कॉलेज में आप व्याख्यान देने वाले थे, वहां लिखा हुआ था अखिलेंद्र मिश्र प्रख्यात सिने अभिनेता, और फिर एक कॉमा लगा के लिखा हुआ था चंद्रकांता के क्रूर सिंह। और ये वो सारी जनरेशन वो है, वो बच्चे, मैंने पीछे, मैं ऑडियंस में था, मैंने 4-5 बच्चों से पूछा कि इफ यू डोंट माइंड तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी पैदाइश कब की है, और सर उसमें से काफी लोग 2002 के बाद के पैदाइश बच्चे थे जो सुन रहे थे, लेकिन उनको चंद्रकांता का क्रूर सिंह ये तो नानी और चाची और मामा मामियों की कहानियों में पहुंची होगी ना वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो क्रूर सिंह पहुंचे हैं। तो ये बहुत बाद में पता चला, पब्लिक प्लेस में घेरे जाने की घटना नहीं हुई कभी? नहीं हुई ना, हुई 9 जून 1994 जी, मेरे पप्पू भैया का तिलक था जी, और हम डे नाइट शूटिंग करते थे चंद्रकांता की। अब चूंकि मुझे फ्री किया ही नहीं जाता था, मैं हर एपिसोड में डिमांडेड था। जिस एपिसोड में क्रूर सिंह नहीं आता था, लाखों की चिट्ठियां आती दूरदर्शन को, और दूरदर्शन डायरेक्टर कहते थे क्रूर सिंह क्यों नहीं है, लाखों की चिट्ठियां आ रही। उस जमाने में लोग चिट्ठी से रिस्पॉन्ड करते थे। तो सोशल मीडिया तो अभी आ गया ना, उस समय तो वो था। तो मैं बहुत ज्यादा हर एपिसोड में था और कहानी को लेकर मैं चल रहा हूं, मतलब इस तरह से हो गया था। तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पप्पू भैया का तिलक है। शायद वो डिमांड का ही असर था कि कहानी से वो एक्सपेरिमेंट करते करते चंद्रकांता फ्रेम से बाहर चंद्रकांता इतर एक कहानी चलने लगी। हाँ, चंद्रकांता इतर, पॉपुलैरिटी भुनाने के लिए इतर चंद्रकांता चलने लगी थी, क्योंकि वो क्रूर सिंह सेंटर में आ गया, दूसरे 2-4 अय्यार आ गए उसमें जो मुख्य कथा में नहीं रहे। तो वो तो क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं निर्जा जी से एकदम, मैं कहा नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं पप्पू भैया के साथ मारपीट किया है, झगड़ा किया है, एक दूसरे की शर्ट पहनी है, हाफ पैंट पहनी है, हम साथ नहाए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, क्या नहीं किया है। पप्पू भैया मैं जाऊंगा तिलक में, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। तिलक का प्लेस क्या था? छपरा में, छपरा में था, छपरा वाले घर में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो कब जाइएगा? तो मैं 8 तारीख को रात भर शूटिंग करके, दिन भर और रात भर शूटिंग करके, बैग लेके मैं फिल्म सिटी स्टूडियो में गया था। बैग लेके और फिर मुझे एयरपोर्ट छोड़ा गया। बजाते उन्होंने टिकट दिया था मुझे, 4850 रुपए का मुझे टिकट याद है। और मैं फ्लाइट उस समय के हिसाब से तो काफी बहुत महंगा, पटना की फ्लाइट ही नहीं थी। जी जी जी। और मैं पटना लैंड हुआ तो वहाँ लैंड होने के बाद पता चला कि आज बिहार बंद है, क्योंकि दलसिंह सराय में स्टूडेंट्स पे पुलिस ने गोलियां चलाई है। बड़ी तो 9 जून 1994। अब मैं तो बैग लेके ब्रीफकेस और मैं तो कुछ और ही प्लान बना था कि शाम को कैसे छपरा पहुंचूंगा, कैसे तिलक में मजा आएगा, क्या आएगा। ये मेरा तो मन ही उतर गया। क्या मैं एयरपोर्ट से अटैची लेके जा रहा हूँ, और एक रिक्शा वाले को बोला, साइकिल रिक्शा वाला था, मैंने कहा कि ना बंद बा बिहार। तो चलो 10 रुपया दे। तो अब चूंकि आप सिग्नल कर रहे हैं तो पॉकेट में 10 रुपया है भी आपके पास, तो ले आया। हार्डिंग पार्क छोड़ा, वहां से बसें निकलती हैं। हार्डिंग पार्क एक जगह है पटना में, तो वहां आया तो वहां सारी बसें, टैक्सियां, ट्रैकर, थ्रेसर, सब जीप महिंद्रा का सब खड़ा है। अब सब खड़ी हैं गाड़ियां, और मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई छपरा के लिए कोई गाड़ी है क्या, कोई जाएगी क्या कुछ? तो बाकी एक बस है वो जो शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेगी सिवान के लिए, वही है पहली गाड़ी निकलेगी अपने रिस्क पे। 6 बजे बाद के बाद स्ट्राइक खत्म हो जाता है, लेकिन वो रिस्क पे ले जाएगा। मैं वहां गया तो वहां चूंकि लगन का वक्त था, शादियां ही शादी। अब सब बस में बैठे हुए लोग, गर्मी में, जून का महीना, 9 जून, और पसीना तो थर कोई उतरा नहीं, सब अंदर ही बैठे हुए हैं, सीट छेक के अपना कोई और ना घुस जाए। तो बाहर एक आदमी खड़ा है, मैं वहां जाता हूँ कि भाई बस छपरा जाई ना जाएगी, तो सिवान जाई, अरे छपरा होके जाई नू, तो ना सिवान जाई, अरे छपरा होके ही जाई नू, अरे तेरा बुझात नहीं खे, हटा है।
मेरा तो भाई नेक्स्ट डे मेरा रिटर्न टिकट है मॉर्निंग का। अच्छा, हवाई जहाज से टिकट लिया हुआ हूं मैं, हाथ में है। मैंने कहा कि अरे वो बड़ा ही अजीब सा आदमी था वो। तो मैंने कहा कि भाई देखो, बॉम्बे से आवता नहीं, भाई के तिलक बा, कल ही वापस जाएगा, वरना ना पहुंचे तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। अरे तो हम क्या करी, चला हरा। ये देखो भाई क्या कर ला बॉम्बे में, बॉम्बे से आवता रहा, एक्टर हुआ। अच्छा, खीन दृष्टि से देखा उसने ऊपर से नीचे तक। अब मेरा बाल ऐसे हो गया था, मैं ऐसे अड़ा टिड़ा, सफेद सफेद पसीने का दाग, और चेहरा उतरा कुछ खाया हुआ नहीं, और लगातार शूटिंग करके और थकान। उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, ये तो घमंड हो गया। तो क्या कर ला बॉम्बे में, एक्टर हुई, एक्टर हो क्या कर मेरा एक्टिंग में। तो सीरियल आवेला चंद्रकांता, और वो देखी ले, कहाँ देखी लेता। तो हम कहीं में बनी हाँ, और मैं क्या कहले बारा। क्रूर सिंह बा यक्कू बोलेला, ए रुक रुक वही रुक, अब आगे बोलिए मत, अब ये मत कहिए कि तू यहाँ होगा, हथला बड़ा कहीं खड़ा रही, चला ना ले जा। झूठ बोले के आदत तरन की गई ना, हटाने से। तो हम कहीं साला तो अलग कांड हो गया यार, ये तो मान ही नहीं रहा है। मतलब वो एंड्रॉइड फोन वगैरह नहीं थे कि दिखाया जाता। तो मैंने कहा कि देखो भाई, अब मतलब मेरा तो ये था कि मैं किसी तरह इसके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन मैं को ले चले, ये भैया के तिलक में जाना है मुझे, और नेक्स्ट डे रिटर्न है मेरा। तो मैंने कहा, मैं वही अटैची खोला, मैंने देखा 4850 रुपया का टिकट देखा था, फ्लाइट से नहीं है, आज काल ही जाएगा भाई। देखा तो देखा ऐसे, चला तो क्या करी, झूठ बोलता रहता लोनी। तब तक मुझे ये लगा कि अरे तेरे में फोटो था मेरे पास क्रूर सिंह का। तो हमने फोटो निकाला, मैं कहा देखो क्रूर सिंह का फोटो बाहर लगे। देखो ढेर बुर्बक मत बनावा, बड़ा बड़ा स्टारन के फोटो निकाला ना का, किन ले लो बाहर निकला। मैं क्या करूं, देखो ना फोटो, देखो ना फोटो ढंग से देखो, हम ही भाई देखा आंख के ले भाई, आंख देखा तेरा, देखा देखा भाई, देखा खड्डा देखा तेरा, हाई खड्डा देखा तेरा फोटो में, हाई देखला हम ही मोच लगा ले बनी हाई सब भाव। तो इसे लिया उसने, ऐसे देख रहा मुझे, ये तू हुआ का, हाय दादा ये फ्रूटी लेके आ, फ्रूटी आई बैग उठा लिया, लेके ऊपर। और चाहे वो लोग VIP में तौलिया रखता है सीट, बस के सीट पे, वो तौलिया हटाया, बैठा दिया। अब बैठा के, अब तब तक तो मतलब अब शाम हो ही गई थी, तौलिया रखा, तौलिया वहां बैठा दिया, अब बैठा के वहीं खड़ा हो गया। फ्रूटी आया, ना 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 अरे ना ना पी महाराज, बाप रे बाप, हमारा तो बस धन हो गई आज तो, मतलब एकदम। वो तो का करी, फोटो खींची थी का, तो मतलब वो तो उछलने लगा, का खाए का पिए का लेके परदेश जाए, वो सब शुरू हो गया वो। और वहीं खड़ा रहा, कहाँ छपरा में उतरे, भगवान में यार, भगवान में क्या कितना दूर भाई यहाँ से, मैंने आगे गुजरी चल, ये बस घुमा दे अंदर। ना 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 हम चल जाए भाई, इतना लोग बात सभी के लगन के टाइम में रात हो गई। ना बस में भी तब तक लोगों को पता चल गया होगा कि हम एक विशिष्ट आदमी के साथ सफर कर। हाँ मतलब उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा तो पप्पू भैया का तिलक दिख रहा था, मैं तो उस ध्यान में था, उसकी भी बात पे मैं। और 1.5 घंटे 2 घंटे का आर्गुमेंट ऑलरेडी भयानक था, मतलब वो तो एक अलग। बस पूरी मोड़ दी गली में आपके, तो बस वो मोड़ी नहीं उसने, वो मोड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर बस रोका, फिर मेरी विदाई की उसने, साइकिल रिक्शा बुलाया, रिक्शा पे बैठा, मैं गया वहाँ, सारे तिलक वगैरह सब आ गए थे, मैं 9 बज गया था ऑलरेडी तिलक में अभी, और फोन था नहीं मैं कहूँ कि मैं लेट हो गया, नहीं आप लगा कि अब नहीं आएगा। तो हम पहुंचे, सब खुश हो गए, ये नहीं। मैं सबसे पहले मैंने कहा नहाना है, क्या करूँ, और बगल वाले पड़ोसी क्या गया, मैं इधर सब रिश्तेदार वगैरह भरे होते, नहाया मैंने, सांस में सांस, नहाने के बाद गर्मी में लगा कि मतलब सब निकल रहा है, तो भाप निकल रहा है,
मतलब रिलीज करना सब जरूरी था ना, इतना भयानक हो गया। और गर्मी, फिर मैं फोटो खींचा, सब दिले खुला हुआ, ये हुआ। छत पे जाए सोने गए हम लोग, पप्पू बात होती रही। फिर सुबह मैं फिर आके जीप पकड़ा बस स्टॉप से, फिर पटना आ गया, फिर वापस लौट गया। तो ये जो एक घटना घटी वो जबरदस्त घटना थी, मतलब आम जनता में उपस्थित। अरे मतलब एक बार फिल्म सिटी का घटना सुनाता हूँ। फिल्म सिटी में क्या हुआ कि स्कूल के बच्चे आते थे बसों में भर भर के फिल्म सिटी देखने घूमने, और जो इम्पोर्टेंट सीरियल था जैसे महाभारत, तो इसी चाणक्य, उसी तरह चंद्रकांता में आते थे सब सेट देखने, कैरेक्टर से देखने। तो वो बच्चे आते थे। तो क्या हुआ कि एक बार मैं गया तो बहुत बच्चे थे, 2-3 बस बच्चे थे, बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं। तो मैं आया, मैंने कहा कि मैं ऐसी पैंट शर्ट में था, मैंने कहा कि कितने बजे तैयार हूँ? तो टाइम है अभी है, तो हाँ अभी टाइम है ये। तो उधर मुकेश खन्ना और उधर सब पे लाइन लगा हुआ है, सारे एक्टरों को। मुकेश तो प्रसिद्ध हो चुके थे, बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े स्टार। वो पंकज जी बहुत बड़े स्टार, मैंने बहुत बड़े, इवन शाहबाज खान साहब। तो वहाँ उस समय कौन एक्टर था मुझे मालूम नहीं है, ऐसे एक्टर्स थे जिनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए बच्चे लाइन में लगे हुए थे, 50-50 बच्चे इधर इधर। मैं अपना तो फिर बच्चे, कुछ बच्चे आगे कह रहे, सेट पे चारों तरफ घूम रहे हैं इधर निकल के, यकू अंकल कहाँ है, यकू अंकल कहाँ? मैं वहीं खड़ा हूँ। तो उसने प्रोडक्शन वाले ने कहा कि यही है। नहीं नहीं ये वाले नहीं, वो यकू अंकल, यकू अंकल, हाँ यकू अंकल, यकू अंकल। तो मेरा डायरेक्टर उस समय एपिसोड डायरेक्टर था सुनील अग्निहोत्री, उसने कहा कि यार क्रूर सिंह, वो मुझे क्रूर सिंह बोलते, यार क्रूर सिंह यार एक काम करते। मैंने क्या? तो देख तुम्हारी शूटिंग अभी नहीं है, लेकिन तू तैयार हो जा यार, तो एक बार तैयार हो कि इधर आ जा, जरा इन लोगों को बता दे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। कल तू बता दे स्टारडम क्या होता है, तू समझ नहीं रहा, मेरे को चाहिए। मैं सब तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा कि बस तैयार कर, मैं तेरा हाथ पड़ता हूँ, पैर तो तू तैयार हो, तू जो कहेगा जीवन में मानूंगा, तू ये हो। नहीं मैं सब चक्कर में, सब सीनियर लोग हैं। तो कहा कि इसका शॉट लगाओ, क्रूर सिंह का सीन लगाओ। मैं कहीं नहीं है, कहीं तैयार हो जाना, तैयार ऐसे भी थोड़ी देर में तो तैयार हो जाना। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेकअप वालों ने सबको कान में भर दिया था, मेकअप वालों ने फटाफट मुझे तैयार कर दिया। जो 1 घंटा लगता था ना, फटाफट तैयार कर दिया मैं कपड़ा। अब मैं आ रहा हूँ, अब वहां से फिल्म सिटी की बिल्डिंग से, मेकअप रूम से निकल के इधर सेट की तरफ। अब मैं आ रहा हूँ, अब आए जा रहा हूँ, और इधर जो बच्चे लाइन लगे हुए थे, बच्चों ने देखा मुझे, और मेरे पीछे वो रोप लगा होता था। हाँ, रोप लगा होता, और वो लहरा रहा है, और मैं आ रहा हूँ, और ये बच्चे दौड़े, लाइन वाइन सब टूट गया, सब मेरे तरफ दौड़े और घेर लिया उन्होंने। तो 1 मिनट के लिए मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये मैं सुनील अग्निहोत्री के षड्यंत्र में मैं हिस्सा बन गया। लेकिन वो क्रेज मैंने देखा कि माय गॉड, ये कुछ अनुभव, कुछ ये कमाई रही, आपको लगा ये मेरी कमाई। उस साल एक कमाल बात और हुआ था 95 में, ये 94 में शुरू हुआ था, 95 में हांगकांग हेराल्ड ने लिखा, द बेस्ट एक्सपेरिमेंट एज एन एक्टर इन लास्ट 10 years in Indian film industry, the actor called Akhilesh Mishra has done in Chandrakanta television series as a cruise, as a villain. मतलब उसमें ऐसा कुछ लैंग्वेज था। मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया बहुत बाद में, एक IAS ऑफिसर मिले एक मिनिस्टर के शादी में, कहा कि आपको मालूम है UPSC में आपके बारे में क्वेश्चन था, मतलब 95 में इस साल शायद। मैंने कहा मेरे बारे में? कहा कि हाँ, एक्चुअली GK में फिल्म पर्सनालिटी पे एक क्वेश्चन होता है, और वो बहुत पॉपुलर फिल्म पर्सनालिटी होना चाहिए या तो इंटरनेशनल होना चाहिए, इस साल आप पे था। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। वो लड़का जो इंजीनियर नहीं बन पाया, वो लड़का UPSC के एग्जाम में आया। तो वो और मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो माँ ने कहा था इधर एक्टर बनिए, एक्टर इंजीनियर तो बनना ना, एक्टर बन पाओ।
फिर नाम आई हम इंजीनियर में एक्टर बन जाए, तो इंजीनियरों बन जाए, डॉक्टरों बन जाए, वकीलों बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, मिनिस्टर सब बन जाए। कहा दादा ये कौन नौकरी हो? एक्टर। अच्छा कितना तनख्वाह बा? हमें तनख्वाह मिली, पैसा मिली, हम करे लागे बोलूं तो मिली। अच्छा चल हट। तो अब मेरी माता जी पुराने जमाने की, अब मैं तो और हमारे यहाँ के गार्जियंस का ये पेट एक्सप्रेशन होता है इस तरीके। हाँ मैं तो 10वां संतान था, तो बहुत छोटा था मैं, तो किसी तरह मतलब एक अलग स्ट्रगल अलग था वहां से निकलने का परिवार में। तो वो जो चीजें हुई, वो जो घटनाएं घटी, अब वो एक बार मैं गांव गया, मैंने घर गया तो मेरे पिताजी बता रहे हैं कि मेरी माँ ने शुरू किया कि ये जब जाले नू यहाँ के जब जाई ले नू, मतलब पिताजी मेरे यहाँ के सवेरे जब जाई ले टहले तो लड़कवा सब घेर लेते कि यक्कू के बाबूजी जाता रहे, यक्कू के बाबूजी जाता रहे। तो हम नहीं आए तो ना हुए, तो बाबूजी मेरे बोले अरे हम सब लड़कवा सब बारन सन होने नू, सब आ जालन सन, यक्कू के बाबूजी अब बोल के हम कही लेकिन ना भगवा लोनी दौड़ के 1 किलोमीटर तक यक्कू के बाबूजी जाते रहे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि यक्कू के बाबूजी जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पिताजी मैंने पहली बार इस तरह से बता रहे हैं कि ये भगाते हुए भी उनको एक अंदर से प्राउड फील आता होगा कि हाँ, बिल्कुल। तो वो बड़ा बढ़िया अनुभव रहा। इन दिनों एकेडमिक्स में अखिलेंद्र मिश्र की बड़ी डिमांड हो गई है, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज में, और लगातार बड़े पॉजिटिव, खासतौर पे लिटरेचर के डिपार्टमेंट आपको बहुत अप्रोच कर रहे हैं, कल्चरल स्टडीज डिपार्टमेंट अप्रोच कर रहे हैं आपको बहुत। जी इतने बिजी शेड्यूल में कैसे निकाल लेते हैं समय आप? और मैं चूंकि पर्सनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि ये तो कल जो मैंने देखा बाकायदा कि बच्चों को लेकर जो दीवानगी है, और इवन एकेडमिक्स प्रिंसिपल और वाइस चांसलर वहां बैठे हुए हैं, वो लोग भी आपको उतनी ही शिद्दत से सुन रहे हैं और बाकायदा आप ही का नाम बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नया वाला क्या है, कैसे होता है? ये पढ़ाई लिखाई है ये। इनफैक्ट एक्टर तो पूरी जिंदगी पढ़ता है, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक रहा मुझे। और जब मैं थिएटर करने लगा तो नाटकों के सिवा और कुछ पढ़ते ही नहीं थे, या कुछ कहानियां पढ़ ली तो पढ़ ली। तो बहुत सारी चीजें मेरी स्ट्रगल के दौरान रह गई पढ़ने की, जो मैं बाद में थोड़ा सेटल हुआ, थोड़ा ढंग का खाना मिलने लगा पेट भर, अब थोड़ा ठीक हो गए कि हाँ मैं बाहर निकल के 2-4 रुपया खर्च कर सकता हूँ, इस लायक हो गया। तो मैंने पढ़ना भी शुरू किया कि अब मैं बहुत ही कम काम करूंगा, सिलेक्टेड काम करूंगा, और मैं पढ़ना जरूरी है मेरे लिए। तो वो बहुत संतुष्टि मिल रही है वो पढ़ाई, और वो पढ़ाई काम आ रहा है एकेडमिक्स में। और इसी के तहत मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहा हूँ, थिएटर फेस्टिवल्स में जा रहा हूँ, और मास्टर क्लास ले रहा हूँ थिएटर फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल्स में मेरे व्याख्यान हो रहे हैं सिनेमा को लेके, और यूनिवर्सिटी में साहित्य को लेके, मीडिया को लेके, जिस तरह का विषय होता है। छायावाद पे एक मुंबई विश्वविद्यालय में था, वहां भी मैं आमंत्रित था, तो वहां भी भाग लिया मैंने। तो ये सब पढ़ाई का ही असर है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो दृष्टि है वो हर चीज को, वो चाहे साहित्य हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे नाटक हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे समाज हो, या जड़ हो या चेतन हो, मेरा दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक अप्रोच के साथ ही मैं उस चीजों को देखता हूं। इसलिए आपने मेरा व्याख्यान अगर सुना होगा तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक एंगल ही होता है। मैं अध्यात्म को मैथमेटिक्स से जोड़ देता हूं, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ता हूं। मैं हर पहलू को मैं उस तरह से लाना चाहता हूं। मैं वेद को, कि जो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में जो श्रुतियां कही गई उसको मैं विज्ञान से जोड़ता हूं, या उपनिषद में जो कही गई है उसको मैं कैसे समाज से, तो मेरे साहित्य में आध्यात्मिक चीजें बहुत सारी चीजें हैं जी। और शायद यही वजह है कि आपका लगातार इस बीच बहुत अप्रोच कर रहे हैं, और आप ना करते भी, कल एक टीचर बता रहे थे कि अच्छी बात यही है कि सर ना करने में बहुत समय लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ कोशिश करते हैं, अभी आप लोग भी समय निकालेंगे, नहीं तो अगले टाइम देख लेंगे कभी।
ये जो वो है नीचे की शूटिंग भी चल रही जी, थोड़ी जी, सी, लगातार। थोड़ा काम आ जाता है क्योंकि अभी एक्टर हूँ तो वो काम तो करना है। लेकिन मैं एक इनफैक्ट मिशन में हूँ। मेरा मिशन ये है कि काम तो हम करते रहेंगे, एक्टिंग करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन जो हमने, मेरी जो अनुभूति है, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो पढ़ाई है, जो ज्ञानवर्धन है, उसको मैं नई पीढ़ी तक पास ऑन करूं, उनको देना शुरू करूं। और ये सही वक्त है कि अभी ही देना शुरू कर दूं। अगर एक उम्र के पड़ाव पे जाके थक जाऊंगा मैं, तब नहीं दे पाऊंगा। तो मैं वो शुरू कर दिया कि समय आ गया है कि मैं देना शुरू करूं। और शायद वही सिलसिला है कि मैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, फिल्म फेस्टिवल्स में, थिएटर फेस्टिवल्स में जाना शुरू करूं।